चलिए करें स्टार्ट। यस तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी को का स्वागत यहाँ पर। और हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में हमने देखा इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, और हमने देखा कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन का जनरल मीनिंग क्या है। मैंने आपको जो बताया उसमें सिंपल सी बात यह बताई कि भाई ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें एक्वायरर का एक्वायरी पे कंट्रोल आ जाए, एक्वायरर का एक्वायरी पे कंट्रोल आ जाए, तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बिजनेस का मीनिंग भी बहुत वास्ट है, हमें समझना पड़ेगा। एक दिन आएगा, वो दिन भी आएगा कि हमें बिजनेस का मतलब समझना पड़ेगा। तो बिजनेस का लेकिन हम जनरल मीनिंग लेके चले। हमने कहा भैया जो जनरल मीनिंग हमें पता है हम उस हिसाब से बिजनेस को समझते हैं। और मैंने आपको बताया कि भाई बिजनेस में इनपुट होता है, प्रोसेस होती है, आउटपुट होता है। ये सारी बातें हम कर चुके, मैं एक जस्ट रिकैप आपको दे रहा हूं। उसके बाद हमने देखे कुछ बिजनेस कॉम्बिनेशंस के जनरल एग्जांपल्स, ठीक है। उसमें हमने अमलगमेशन देखा, एब्जॉर्प्शन देखा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देखा, और बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शंस में हमने यहां तक कि मैंने आपको डीमर्जर का मतलब भी बताया, और आप समझ पाए उन सभी एग्जांपल्स को देखकर कि हाँ यार इन सभी जगह पर कोई ना कोई एक्वायरर है, कोई ना कोई एक्वायरी है, कोई कब्जा करने वाला है, किसी पर कब्जा हो गया है, और इसलिए ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में सेट हो गया। और कंट्रोल वर्ड को लेकर भी मैंने आपके सामने एक विजन आपको जरूर दे दिया यहां पर कि भैया एक जमाना था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, जब कंट्रोल 50% के ऊपर आता था, ठीक है ना। लेकिन अब आपको जो है ऐसा नहीं है कि कंट्रोल 50% के ऊपर ही आएगा। कंट्रोल का डिटेल्ड मतलब जो है वो इंड AS 110 में है, ठीक है। तो इंड AS के नामों को भी मैंने कहा याद करते चलेंगे धीरे धीरे। इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंड AS 110 कंसोलिडेशन का है, फर्दर कंसोलिडेशन का। तो कंट्रोल का एग्जैक्ट मतलब हम वहां सीखने वाले थे, ये बात हुई थी। और फिर हमने ये बात की थी कि भाई जब भी इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, तो वहां पर उसका किस तरीके से कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी आती है इंड AS की SFS में और CFS में, ये बात हमने की थी। और हमने उसके बाद ये बात की कि भाई इंड AS 103 में मेनली 3 तरह के ट्रांजैक्शंस हम पढ़ेंगे जिसकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन, ठीक है, और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि अभी तक कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। आपके मन में भी जैसे हमने जब कल बिजनेस कॉम्बिनेशन के कई सारे एग्जांपल देखे तो मैंने बताया A ने B को टेक ओवर कर लिया, A ने B को खरीद लिया, B बंद हो गई, कभी बंद नहीं हुई, है ना। तो आपके मन में और भी बहुत सारे केसेस आएंगे, ठीक है, कि यार ये क्या, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा क्यों, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, है ना, थोड़ा सच्चा है जी, वो समझते हैं हम। तो इसलिए वो मन में आता है कि हम अलग अलग एग्जांपल सोचें। तो आप सोचें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन में कोई डाउट आया है तो वो डाउट का एक कारण मैं बता देता हूं कि क्या है, कि भाई वो अभी आपको ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन मालूम नहीं है ना क्या है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में आ जाए जो इसमें आ जाए कॉमन कंट्रोल में, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो इसलिए अभी ज्यादा एग्जांपल्स बनाने की जरूरत नहीं, सारे एग्जांपल्स मैं बनवाऊंगा। जिस दिन मेरे एग्जांपल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, उस दिन आप बनाना कोई एग्जांपल, क्योंकि उस दिन बनेगा नहीं, फिर उस दिन 99.99% कुछ बचेगा नहीं, तो फिर बनेगा कैसे, ठीक है ना। वो तो कोई मुझसे, मैं एरर ऑफ ओमिशन होती है भाई, मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कभी कोई चीज मुझसे मिस हो गई और आपने सोच के बना दी वो बात मिस, है ना। और वो जैसे कोई चीज मिस हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन की बातें हमने की। मैंने एक्विजिशन का मतलब बताया। रिवर्स एक्विजिशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बना सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से, और इसलिए हमने उसको भी पढ़ा, ठीक है। और हमने देखा कि भाई लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। और इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि भैया देखो अल्टीमेटली हमें एक अकाउंटिंग सीखनी है, तो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन के लिए जो मेथड थी वो होगी पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। मैंने सिर्फ नाम बताया, आपको नाम ही याद रखना है। और
एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन की अकाउंटिंग भी हमें सीखनी है, उसका नाम है एक्विजिशन मेथड। ठीक है, इंड AS 103 में जो मेथड है वो कौन सी है? एक्विजिशन मेथड। और उसके बाद हमने बात की कि भैया यहां तो इंद्रधनुष बनेगा, 7 रंग के सपने आ गए हैं, तो 7 स्टेप्स मॉडल यहां पे चलेगा इस इंड AS में, 7 स्टेप्स। अब वो मैं किसी को जोड़ दूंगा तो 6 भी रह जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्टेप, कोई स्टेप्स को हम समझाने के लिए बता देते हैं। ठीक है ना। तो स्टेप 1 थी कि हमें सबसे पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन का सवाल अगर एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे एक बात पहले ही बता देता हूं हमारे कि क्वेश्चंस 2 ही तरह के बनते हैं। अगर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन को मैं अलग रख दूं, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं भाई, कि एक तो इंडिविजुअल स्टेप में से कोई छोटा क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे, एमसीक्यू भी आएगा, कोई छोटा क्वेश्चन भी आएगा और बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। ये मान के चले कि इसके 100% चांसेस हैं, हम तो ये कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि थ्योरेटिकली भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, और हमें सबसे पहले क्या करना है? एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना होगा, कि पता करना होगा एक्वायरर कौन है। फिर हमें एक्विजिशन डेट निकालनी पड़ेगी, कि एक्विजिशन डेट क्या होती है। ठीक है ना, इस डेट का महत्व क्या है ये भी मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था, कि भाई अल्टीमेटली जो पहली बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे इस डेट पर। तो ये डेट क्या होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके मन में ये आएगा, अरे ये डेट क्या है, जब जिस दिन एक्वायर किया वो डेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंड AS बना है तो कहीं ना कहीं वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे हम यहां पर। फिर हमें एक्वायरी की, एक्वायरी नॉट एक्वायरर, हाँ, एक्वायरी की नेट एसेट देखनी होती है, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। सर एक्वायरी की क्यों? लॉजिक सी बात है यार, जिसको मैं खरीदूंगा उसकी नेट एसेट मतलब होता है औकात। क्या होता है? औकात, हैसियत। भाई तेरी हैसियत क्या? तो जो बिकाऊ होता है हैसियत उसकी आंकी जाएगी ना। ठीक है कि भाई तू बता, हम तो खरीदने आए हैं, एक्वायर करने आए हैं, तो इसलिए एक्वायरी की नेट एसेट देखूंगा कि भाई मैं तुमको एक्वायर कर रहा हूं, तुम्हारी वर्थ जो है 1 लाख रुपए की है, अब उसके बदले में मैं जो दूंगा वो कंसिडरेशन है, तो स्टेप 4 में कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट 100% होगा तो मेरा कंट्रोल 100% है, लेकिन अगर मेरा कंट्रोल 90% है तो कोई और मालिक भी होगा उसका, तो वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको माइनॉरिटी कहते थे, वो 10% की हो जाएगी। तो हमें इन सवालों में एनसीआई के बारे में समझना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हम एक्स्ट्रा कंसिडरेशन देते हैं तो गुडविल क्रिएट होती है, और कम कंसिडरेशन देते हैं तो कैपिटल रिजर्व आता है, जिसका नाम बदल गया जीओबीपी। क्या नाम दे दिया? गेन ऑन बार्गेन परचेज, वो है कैपिटल रिजर्व ही, तो वो आ जाएगा। और फिर फाइनली जब सब कुछ आ जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, तो फिर हम एक्विजिशन मेथड की एंट्रीज करेंगे, एक्वायरर की बुक्स में करेंगे। और एक्वायरी की बुक्स में क्या होगा, ये एक्वायरी की बुक्स के बारे में सोचेंगे, पर मेनली एक्वायरर की बुक्स में हम लोग करेंगे। जैसे कि आपको याद भी होगा AS 14 जब हम पढ़ते थे इंटर में, तो वहां पर AS 14 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। वहां पर हम एक्वायरर एक्वायरी वर्ड यूज नहीं करते थे, परचेजिंग कंपनी जो होती थी। AS 14 वेंडर कंपनी पर एप्लीकेबल थोड़ी होता था। वेंडर कंपनी की जो बुक्स हैं वो तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नॉर्मली बंद होती थी, जैसे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता था, तो AS की जरूरत कहां थी वहां पर। ठीक है, तो उसी प्रकार से बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड AS 103 की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्वायरर की बुक्स की मेनली। ठीक है, पहले तो मैं एक्वायरी की बुक्स भी बनवाऊंगा। मेरी आदत है कि जो क्वेश्चन में पूछा है मैं वो भी करवाता हूं, और जो नहीं पूछा है वो भी करवाता हूं, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे एक्वायरर की बुक्स पूछी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन एक्वायरी की बुक से आ जाए, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर सारी चीजें करने वाले हैं। और एक्विजिशन मेथड में हमने पहली स्टेप पढ़ ली थी, आइडेंटिफाई एक्वायरर। सबसे पहले पहचानना है एक्वायरर कौन। ठीक है, और उसी पर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो पहचान कौन एक्वायरर है, ये इस पे शुरुआत करते हैं। चलिए लिखिए, मैंने एक एग्जांपल वैसे करवाया अभी तक छोटा सा यहां पर, एक यहां पर 4th केस में। ठीक है, पर अब हम थोड़े थोड़े और केसेस लेंगे। कंसीडर, सर ये एग्जाम्पल किस पर है? कंसीडर एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स अभी एक्वायरर पर ही हैं। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं एक्वायरर पर है। ठीक है, देखिए एक्वायरर ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड को उसने एक्वायर कर लिया।
ठीक है, बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। सर बी लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर किए, बी लिमिटेड को भी कर लिया, ठीक है। सर मतलब बी लिमिटेड क्लोज्ड हो गई, मैंने कहा हाँ। सर मतलब नो गोइंग कंसर्न, मैंने कहा बिल्कुल सही, नो गोइंग कंसर्न, बंद हो गई कंपनी, ठीक है। अब ए लिमिटेड जो है ऑब्वियसली कंसिडरेशन देगा किसको, बी लिमिटेड को, और कंसिडरेशन मैंने ले लिया कैश में देगा, कंसिडरेशन कैश में देगा, और वो कैश बी लिमिटेड के पास पहुंचेगा। बी लिमिटेड बंद हो रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन दे देगी, ठीक है। तो हमें बताना है एक्वायरर कौन है, ठीक है। यहां पर सिंपल सी बात है, हु इज एक्वायरर। हालांकि बड़ा आसान सवाल है, लेकिन हम अपने जो हमने मापदंड तैयार किए हैं, क्योंकि एग्जाम जब आएगी, जब एग्जामिनेशन में आप होंगे ना, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन के बीच में पॉइंट होगा कहीं, या कोई पॉइंट होगा, तो हमें अपने हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। तो हमने कल एक बात की थी कि भैया हमें जब भी एक्वायरर आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या देखना है कि नई न्यू एंटिटी क्रिएट हुई या नहीं हुई, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि न्यू एंटिटी क्रिएट अगर हुई है या नहीं हुई है, दोनों ही केस में, कि कंसिडरेशन कैश में दिया है या शेयर्स में दिया है, ठीक है। और हमने कल क्या बात की थी कि न्यू एंटिटी क्रिएट अगर होती है तो भी, और न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं होती है तो भी, अगर कंसिडरेशन कैश में दिया है तो फिर एक्वायरर वही है जिसने कैश पे किया है, हु पेज कैश, है ना। तो हमने ये बात याद भी करी, लेकिन हमारी मेन डेफिनेशन एक्वायरर की ये नहीं है। हमारी मेन डेफिनेशन एक्वायरर की ये है कि हु ऑब्टेन्स कंट्रोल, हु ऑब्टेन्स। तो अब हमको दोनों को रिलेट भी करना चाहिए कि मैं कह रहा हूं जो कैश पे कर रहा है वो एक्वायरर है, तो इसका मतलब फिर कंट्रोल भी उसी का होगा, ठीक है। और आपको बहुत क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा, बताइए कैश किसने पे किया, ए लिमिटेड। तो अपन ने जो मापदंड तैयार किया उससे एक्वायरर कौन हो गया, ए लिमिटेड। लेकिन आप अगर वो कंट्रोल वाला पॉइंट चेक करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि यस, ए लिमिटेड का ही कंट्रोल है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हु इज एक्वायरर, ए लिमिटेड, ये लिख देना चाहिए आपको बस। भाई ए ने बी को खरीद लिया, बी के शेयर होल्डर को कैश पहुंच गया, वो तो चले ही गए ना, वो तो चले गए, अब वो शेयर होल्डर ही नहीं है, तो कंट्रोल तो वही है लिमिटेड के, जो पहले शेयर होल्डर्स थे वही है, एज इट इज। और अब क्या बोल, अच्छा एक बात और बताता हूं मैं कि कंट्रोल होना, ठीक है, एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल होने, जैसे मान लीजिए मेरा किसी पे कंट्रोल है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। दोनों बातें हो सकती है, अस्तित्व भी खत्म, यहां अस्तित्व भी खत्म हो गया, कंट्रोल है तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड। सर और कोई केस बना लें छोटे छोटे? हाँ बनाना चाहिए। ए लिमिटेड, ठीक है, एक्वायर शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। सर कितने? 70%। सर कंट्रोल आ गया, मान लें क्या? हाँ मैंने कहा भाई अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 50% के ऊपर कंट्रोल है, थोड़ा समझने के लिए। सर कंट्रोल का जो डिटेल्ड मीनिंग है वो धीरे धीरे खुलेगा, राज खुलेंगे, और वो राज कोई पिछले जन्म का या अगले जन्म का नहीं, वो इसी जन्म में खुल जाएगा, ठीक है ना। तो 70% कंट्रोल आ गया। अब ए लिमिटेड ने यहां पर भी कंसिडरेशन देना है, किसको देना है बताइए? ये तो बी लिमिटेड से थोड़ी खरीदे हैं। अरे बी लिमिटेड से, देखो आप बोल सकते हो नहीं सर, हो सकता है ना सर बी लिमिटेड ने इश्यू किया उसी वक्त खरीदे हो, फिर उसको खरीदना थोड़ी बोलते हैं, उसको तो सब्सक्राइब करना बोलते हैं। आप ये भी समझें, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इशू जो होती है तो शेयर होल्डर से सब्सक्राइब करते हैं, वहां परचेज वर्ड यूज नहीं होता। परचेज का मतलब ये होता है कि उसने ओपन मार्केट से खरीदे हैं। आज मैं बोलूं कि मैंने रिलायंस के शेयर सब्सक्राइब किए तो कंपनी ने इशू किए थे, लेकिन आज मेरे को मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे तो भैया इशू पहले ही हो चुके थे, मैंने तो किसी और से ओपन मार्केट से खरीदे हैं। तो वो वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% शेयर्स खरीद लिए हैं। इज दिस क्लियर? किससे खरीदे? शेयर होल्डर। ये ट्रांजैक्शन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच का नहीं है, ये ट्रांजैक्शन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के बीच का है। तो क्या बी लिमिटेड क्लोज्ड हुई? नहीं। तो नॉट क्लोज्ड है भाई, नॉट क्लोज्ड है तो गोइंग कंसर्न है, नॉट क्लोज्ड है तो गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड जो हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड जो हैं, इनको कंसिडरेशन दिया गया है, और कंसिडरेशन
मैं फिर से यहां पे कैश ले लेता हूं और हु इज एक्वायरर आपके लिए छोड़ देता हूं। तो आप कहेंगे सर 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 हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ बताओ। तो पहले तो अपना जो मापदंड है वो लगा लें, जो हमने क्राइटेरिया तय किया था। नई कंपनी, नई एंटिटी कोई क्रिएट हुई? कुछ भी नहीं हुई, तो पहले वाली सारी है ना। और पहले वाली सारी नई भी थी, पिछले केस में तो क्या हुआ, नई तो कोई क्रिएट नहीं हुई, है ना। तो न्यू एंटिटी क्रिएट हो या ना हो, अगर उस केस में अगर कैश पे करते हैं तो जो कैश पे करता है वही एक्वायरर होता है। तो फिर यहां पे तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर बोलूं, मैं फॉर्मूला बोलूं, तो ए लिमिटेड ने जो है कैश पे किया है। और आप देख सकते हैं कि बताइए भैया कंट्रोल किसका है? हाँ, क्योंकि बी के लिमिटेड के शेयर होल्डर को तो कैश देकर रवाना कर दिया, निकलो चलो हो गया तुम्हारा, चलो बहुत हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, बात खत्म हो गई। अब सर अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा भैया और केसेस बनाना चाहिए। ए लिमिटेड और केसेस, देखिए अभी तो मैं कुछ ही केस बना रहा हूं, अभी तो वैरायटी ऑफ केसेस बनने वाले हैं आज ही क्लास में। ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, हो गया। और यहां पर बी लिमिटेड जो है एक कंपनी हो गई। और यहां पर हम बात कर लेते हैं एक्वायर। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। सर बी लिमिटेड क्या हो गई? मैंने कहा भैया क्लोज हो गई। सर मतलब? मैंने कहा मतलब नो गोइंग कंसर्न। ओहो हो सर, ये तो आपने अभी ऊपर करवा दिया था। मैंने कहा नहीं भैया, कंसिडरेशन इन शेयर्स, कंसिडरेशन इन शेयर्स। इसको थोड़ा सा मैं तरीके से लिख देता हूं। कंसिडरेशन इन शेयर्स, हाँ जी। अब बात समझ में आती है भैया। देखो अब कंसिडरेशन शेयर्स में आ गया है। तो हमने बात की थी कि भाई अगर कंसिडरेशन कैश में ना हो, कंसिडरेशन शेयर्स में हो, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ता शेयर्स में है। क्लियर है कि नहीं? तो बताइए हमने क्या देखा था, न्यू एंटिटी क्रिएटेड और नॉट क्रिएटेड, ठीक है। तो बताइए न्यू एंटिटी, वैसे एक बात बताओ, हु इज एक्वायरर? जिसका कंट्रोल है। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन कई बार देख के समझ में थोड़ी आता है कंट्रोल किसका हुआ, वो तो चेक करना पड़ता है कंट्रोल को, ठीक। क्लियर है? तो नो न्यू एंटिटी नॉट क्रिएटेड वाला केस बनाए, ठीक है। तो न्यू एंटिटी नॉट क्रिएटेड वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, कोई बता सकता है क्या? मैंने कहा था आपसे कि इस केस में प्री बीसी बिजनेस कॉम्बिनेशन और पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? चलो मान लेता हूं यहां पर इसके 1000 शेयर्स थे, यहां पर इसके 1000 शेयर्स थे, और इसने जो शेयर्स दिया है कंसिडरेशन में, ऑब्वियसली बी को दिया, और बी बंद हुई तो बी को दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांजैक्शन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं हो रहा है, ये ए और बी के बीच में हो रहा है। तो कंसिडरेशन बी के को दिया गया और बी अपने शेयर होल्डर्स को दे देगा। इज दिस क्लियर? तो मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं अपन 800 शेयर्स जो है वो दिए गए। कितने शेयर्स दिए गए? 800। तो बताइए अब क्या सिचुएशन बनेगी भाई, प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन और पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या सिचुएशन बनेगी, कैसे देखेंगे बताएं? परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो बताइए प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन में इसके पास कितने थे? 100% शेयर थे। हाँ, अब पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन में कितने शेयर हो गए इसके पास? 1800 में से 800 हैं, 1000 है। कितने? ए लिमिटेड का देखेंगे ना, लीगल एक्वायरर देख रहा हूं मैं यहां पर। लीगली तो ए ने ही बी को खरीदा है ना, लीगली तो ए ने ही बी को खरीदा है। तो ए के पास पहले 1000 के 1000 शेयर्स ए के पास ही थे, ए के। ये याद रखना, ये 800 शेयर्स कितने हैं? ये 800 शेयर किसके हैं? कौन से? ए लिमिटेड के शेयर्स है ना ये 800 शेयर्स ए लिमिटेड के हैं। तो पहले ए लिमिटेड के 1000 शेयर्स उसके पास ही थे। अब बताइए पोस्ट बीसी कितने हो गए इसके पास? 1000 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 100, हाँ बता दें, 55.55%। तो भैया ये लीगल एक्वायरर ही क्या है यहां पर? अकाउंटिंग एक्वायरर है। अरे हाँ या ना, अकाउंटिंग एक्वायरर है। तो बताइए एक्वायरर कौन हुआ यहां पर? ए लिमिटेड इज एक्वायरर, ठीक है। अकाउंटिंग एक्वायरर लीगल एक्वायरर हो गया, ठीक है। इफ, इसी केस में मैं एक दूसरा केस बना देता हूं।
कंसिडरेशन इन शेयर्स, कंसिडरेशन इन शेयर्स ही है, लेकिन मान लेते हैं 1600 शेयर्स, 1600 शेयर इशू कर दिए भाई। तो बताइए, लीगल एक्वायरर के पास ये प्री बीसी और पोस्ट बीसी निकालता हूं मैं, तो लीगल एक्वायरर के पास सर पहले कितने थे बताना, 100% थे ना। अब ए ने बी को जब एक्वायर किए शेयर्स, तो उसने ए ने बी को जब एक्वायर किया तो कितने शेयर इशू कर दिए, 1600। तो उस केस में टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, और 2600 में से कितने हैं उसके पास, केवल 1000। अब जरा देखें क्या कहानी बची भाई, 38.46% शेयर्स रह गए। तो जो लीगल एक्वायरर था ए लिमिटेड, जो लीगल एक्वायरी थी वो बी लिमिटेड थी। अगर लीगली देखें फॉर्म तो ये पता चलता है कि भाई ए ने बी को एक्वायर किया है, लेकिन सब्सटेंस देखते हैं, असलियत क्या है भाई बताइए। लीगल एक्वायरर इज नॉट अकाउंटिंग एक्वायरर, ठीक है, नॉट अकाउंटिंग एक्वायरर। बताइए हमने क्या सीखा था, अगर न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं होती है और कंसिडरेशन अगर शेयर्स में दिया जाता है, तो हमें प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन और पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन के परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है, और उससे निर्धारित करते हैं कि एक्वायरर कौन है। एक्वायरर होगा वही जिसका कंट्रोल है, ठीक है। बताइए अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है यहां पर, बी लिमिटेड अकाउंटिंग एक्वायरर है। और आप समझ पाए मेरे ख्याल से कि, मेरे यकीन से, कि ये रिवर्स एक्विजिशन का केस है। हमने बात पढ़ रखी है इन डेज 103, तीन बातों की अकाउंटिंग मेनली हमें बताता है, और वो बताता है एक्विजिशन, वो बताता है रिवर्स एक्विजिशन, और वो हमें बताता है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। तो अभी हम, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन पर है। तो ए लिमिटेड ने ये देखो बी लिमिटेड को ऐसे एक्वायर कर लिया, ठीक है कि नहीं, हो गया। अब एक और हम केस लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहां पर बढ़ते हैं आगे। ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी है। देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसने एक नई कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट की, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसका नाम है बी लिमिटेड। एक्वायर थोड़ी किया कुछ, ये तो एक नई कंपनी बना ली भाई, इनकॉर्पोरेशन कर दिया। सर अब क्या करने वाले हो, बी लिमिटेड एक और कंपनी है, ये जो कंपनी है इसने सी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है, सी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, कंट्रोल आ गया। वो कैसे किया, वो बंद हुई नहीं, वो तो नहीं हुई, शेयर्स एक्वायर कर लिए, मतलब एक्वायर कंट्रोल, ठीक है। अब इस बात से तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्वायरी कंपनी जो है वो बंद हुई या नहीं हुई, वो तो हमारे सोचने की बात है। तो बी लिमिटेड को हमने इनकॉर्पोरेट किया और बी ने सी के सारे शेयर्स खरीद लिए, ऐसा मान लो, चलो ठीक है ना, ये 60% शेयर खरीद लिए, हो गया। सर बी के पास पैसे कहां से आए, ये तो अभी अभी आई, तो हो सकता है पैसे, कोई जरूरी थोड़ी कंसिडरेशन में कैश दिया हो सकता है शेयर्स भी दिए हो, अभी कुछ मालूम थोड़ी है। पर मैं तो कह रहा हूं भैया कैश ही दिया है, लो भैया कैश ही दिया है, ठीक है कि नहीं। और बी लिमिटेड ने जो है कैश दिया है। सर पैसे आए कहां से, ये लो, ये आईसीआईसीआई बैंक है, इससे लोन लिया बी लिमिटेड ने, कुछ भी केस बना दिया, ठीक है। और ये जो एक्विजिशन हुआ है फ्रॉम लोन, अब समझ में आ गई बात, हो गया इतना। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड ऐसा खेल खेला है। अब देखो बात फिर वही आती है, हु इज एक्वायरर, बात वहीं आ जाएगी। तो इन डेज 103 तो बड़ी एक सिंपल सी बात बोलता है, भैया जिसका कंट्रोल आ जाए वो एक्वायरर है। लेकिन कंट्रोल चेक करना जो है वो अपने आप में कहानी है, क्लियर है। अब मैंने इस सवाल को थोड़ा इजी बना लिया, मैं 50% और वो सब नहीं दे रहा हूं, मैंने कंट्रोल वर्ड लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो हमने जो मापदंड तैयार किया, वो क्या मापदंड तैयार किया था बताएं, क्या न्यू एंटिटी फॉर्म हुई, हाँ हुई, अरे न्यू एंटिटी फॉर्म हुई ना, ए लिमिटेड ने एक न्यू एंटिटी फॉर्म की है, नहीं की है। और कंसिडरेशन किसमें है, तो छोड़ो ना फिर न्यू एंटिटी फॉर्म हुई या नहीं हो, कंसिडरेशन किसमें आ गया, कैश में आ गया, किसमें आ गया, तो फिर हुई इज एक्वायरर बता दीजिए। हाँ पैसे कौन दे रहा है, हाँ तो बी लिमिटेड है,
यहां बी लिमिटेड को एक्वायरर माना जाएगा। अकाउंटिंग कैसे होगी, किसकी बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, वो एक बात की बात है। अगर कंसिडरेशन कैश में है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि न्यू एंटिटी फॉर्म हुई या नहीं हुई। जिसने पैसा दिया है उसी का कंट्रोल है माना जाएगा और वही एक्वायरर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में इस हु इज एक्वायरर में हमारे मन में एक थोड़ा सा साइड में एक छोटा सा डाउट चलता रहता है। क्यों? वो डाउट नहीं होता, वो आपके केस में वेरियस केसेस चलते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है कि नहीं? हो गया? बताइए, कोई यहां तक आप आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, इसमें जो एक्चुअल कंट्रोल है वो तो ए लिमिटेड है। कहां लिखा है ऐसा? मतलब कैसे? इनकॉर्पोरेट की एक कंपनी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड एक्चुअल नहीं, देखिए अभी उस पर तो हम आज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात पूछी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपकी जो बात है वो गलत है कहीं हद तक। इनका ये मानना है कि अल्टीमेटली तो बी लिमिटेड एक ही कंपनी है, तो शायद ए बी पे कंट्रोल कर रहा हो और ए बी पे कंट्रोल कर रहा हो, आप बोल रहे बी सी पे कर रहा है, तो अल्टीमेट तो ए का कंट्रोल है ना। एक बात बताइए, आज की तारीख की बात कर रहे हैं, आगे फर्दर कंसोलिडेशन तो इंडेक्स 110 से होगा। आपने जो केसेस पढ़े हैं, ए पेरेंट कंपनी है, बी उसकी सब्सिडरी है, फिर सी उसकी भी सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी है ना, तो अल्टीमेटली पेरेंट कौन हो जाता है? मेन ए लिमिटेड। तो वो तो फर्दर कंसोलिडेशन की बातें होगी। इस इंडेक्स 103 में जो बात हो रही है वो सिर्फ डोआ की हो रही है। व्हाट इज डोआ? डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट पे आज 103 लगेगा सिर्फ, आगे के कंसोलिडेशन की बातें, आगे की बातें होंगी ही नहीं। ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन हुआ है ये वाला, इसके पहले ए और बी में क्या है वो एक अलग बात है, बी और सी में क्या है वो अभी की बात है। तो इंडेक्स 103 कहता है कि भाई आज जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कंट्रोल चेक कर रहे हैं आप, उसमें एक्वायरर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक केस ये बन जाता है। सर और भी कोई केस बना लेते हैं? मैंने कहा बना लो भाई। ठीक है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ठीक है, देखिए मैं आपको केसेस अभी इसलिए नहीं बनवा रहा हूं कि आप और केसेस सोच पाए या कंफ्यूज हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम केसेस इसलिए बना रहे हैं कि जो हमने सीखा है पहले उसको अप्लाई करना सीखे ना। फर्स्ट स्टेप होती है सीखना, दूसरी होती है उस जो हमने सीखा उन स्टेप्स को उस अप्लाई करना क्वेश्चंस पे जो करवाए जा रहे हैं, और फिर तीसरी स्टेप होती है नए नए क्वेश्चन सोचना। ठीक है ना। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, बी एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली सी एक्स लिमिटेड। ये न्यू कंपनी फॉर्म्ड हो गई भैया, न्यू कंपनी फॉर्म हो गई है। ठीक है, न्यू कंपनी फॉर्म हो गई तो ये दोनों जो है पुरानी कंपनीज हैं, इसके एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर हो गई है, एक्वायर कर लिया है, एक्विजिशन हुआ है यहां पर। ठीक है, ये एक बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन ये इसको देगा, इसके शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, ये इसको भी देगा कंसिडरेशन। तो यहां लिख दिया हमने भैया कंसिडरेशन। सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, कंसिडरेशन तो सी लिमिटेड ही देगी। सर कैसे? इन कैश। अरे यार सर एक बात आप बताओ, वापस से तो न्यूली फॉर्म कंपनी है, इसके पास कैश कहां से आया? कहां से आया? कहीं आया ना? अरे आ सकता है कि नहीं, न्यूली फॉर्म के पास भी तो कैश आ सकता है। अभी वैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दे दिया, उसने लोन ले लिया था पर कैश में दिया। ठीक है, अब बताइए अगेन हु इज एक्वायर? देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, अल्टीमेटली बताइए न्यू एंटिटी फॉर्म हो या ना हो, अगर कंसिडरेशन कैश में है, अगर कंसिडरेशन कैश में है तो फिर क्या होगा? जो कैश पे करेगा वो एक्वायरर है। बस तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची कि कौन एक्वायरर है। बताइए हु इज एक्वायरर? हाँ जी, सी एक्स लिमिटेड। ठीक है, और उसका लॉजिक भी समझे। एक्स बंद हो गई, हाँ बंद हो गई, बी एक्स बंद हो गई, हाँ बंद हो गई, उसके शेयर होल्डर कहां गए? कैश लेकर रवाना कर दिया। अब जो भी सी एक्स लिमिटेड है यही एक्वायरर है। ठीक है, उन दोनों का तो अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी मुझे और एग्जांपल आपके सामने लेने पड़ेंगे ताकि थोड़ा सा। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है सर, बी एक्स लिमिटेड दूसरी कंपनी है सर। यहां पर जो है ये न्यूली फॉर्म कंपनी बना दी आपने, न्यू कंपनी बना दी, ये न्यू कंपनी बना दो सर सी एक्स लिमिटेड
ये हो गया, और कंसिडरेशन दे देते हैं इन शेयर्स। लो, आपको याद होगा तो पिछली क्लास में ये केस तो मैं बता चुका हूं आपको, कंसिडरेशन इन शेयर्स दे देते हैं। तो कंसिडरेशन शेयर्स में दिया, मान लीजिए यहां 2000 शेयर इश्यू हुए हैं, ठीक है, यहां 2000 शेयर इश्यू हुए हैं, और यहां 2500 शेयर्स इश्यू हुए हैं। सीएक्स लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड और बीएक्स लिमिटेड को 2000 और 2500 शेयर्स दिए हैं। अब बताइए सीएक्स के शेयर होल्डर्स कौन हो गए? एक्स लिमिटेड और बीएक्स लिमिटेड हो गए, वो कंपनी बंद हो गई। उनके जो एक्स और बीएक्स के शेयर होल्डर्स थे वो किसके शेयर होल्डर्स हो गए? नाम बदल गया, लेकिन अब देखें एक्स लिमिटेड का जो शेयर था, बताइए परसेंटेज क्या रहा वो? एक्स लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास कितने शेयर पहुंचे हैं, परसेंटेज बताएं। 2000 डिवाइडेड बाय 4500। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, आपको समझ में आ गया? देखिए बताइए, न्यू हमारा केस भी देखिए, एक्वायर, देखिए वापस से, एक्वायर वो होगा जिसका कंट्रोल होगा, जिसका क्या होगा, लेकिन कंट्रोल होगा, पर हमने क्या कंडीशन बताई थी कि अगर न्यू एंटिटी क्रिएटेड है, न्यू एंटिटी, तो उस केस में कंसिडरेशन अगर इक्विटी शेयर में दिया है तो हमने क्या बात सीखी थी कि जो बिगर एंटिटी होगी वो एक्वायरर होगी, यही तो बात हमने पढ़ी थी। और यहां पर परसेंटेज मुझे आप बता देंगे फिर। और यहां पर एक्स लिमिटेड, यहां पर बीएक्स लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 2500 अपॉन 4500 इंटू 100, तो ये 44 बाई क्या आया था, 44%, और ये 55.56%। Who is acquirer? तो BX लिमिटेड इज एक्वायरर। सर जब हम इंटर में थे, AS14 पढ़ते थे, तो हम तो कहते थे ए और बी बंद हो गई है तो वेंडर कंपनीज हैं, और CX लिमिटेड जो कंपनी, नई कंपनी बनी, ये परचेसिंग कंपनी है। क्लियर? लेकिन इंडेस 103 क्या कहता है? एक्वायरर कौन होता है? जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है। क्लियर? आप लॉजिकली सोचें, कंट्रोल किसका आ गया? BX के शेयर होल्डर्स का आ गया कि नहीं? तो कहने को एक्स BX बंद होगी, नाम ही तो है, नाम से क्या, नाम बड़ा है काम, नाम बड़ा है काम। अरे मेरा नाम बड़ा है, मेरा काम बड़ा है। अरे मेरा नाम है धर्मवीर, तो क्या मैं वाकई में वीर हूं? नहीं, जरूरी नहीं है, मुझे सिद्ध करना होता है। तो इंसान का नाम ना, अकल बड़ी की भैंस, अकल ही बड़ी है ना, दिखने में भैंस बड़ी है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वो पुराने लोग कहावत बना के, भैया अकल बड़ी की भैंस, तो भैया अकल बड़ी है जीवन में, भैंस दिखती है, अकल सब्सटेंस है। बात समझ में आती है ना? तो BX लिमिटेड इज एक्वायरर। ठीक है, मैं एक केस, आखिरी केस और बना देता हूं, मैं एक आखिरी केस और बना देता हूं यहां पर। अच्छा, मैं फिर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो केसेस बना रहे हैं, ओहो, तो फोन जो है कभी कभी वो होना रह जाता है। एक सेकंड, साइलेंट भूल गया मैं। हाँ, हो गया इतना। अब एक कंपनी है A लिमिटेड, एक कंपनी है B लिमिटेड, यहां लिख देता हूं मैं P फॉर पेरेंट, P फॉर पेरेंट नहीं, वो बचपन में था, क्या है यहां पे? पेरेंट। पेरेंट कंपनी समझते हैं ना, होल्डिंग कंपनी। इसकी दो कंपनीज में ले लेता हूं यहां पे, C लिमिटेड और D लिमिटेड, ये दोनों है S मतलब समझ गए क्या? सब्सिडरी कंपनी। थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा सा आपका लेवल को बढ़ाऊंगा यहां पर, चलो 100% है, नाटक ही खत्म कर देता हूं, कंट्रोल हाई गया, तो C लिमिटेड और D लिमिटेड ये जो है कंपनी हो गई। ये दोनों
मर्ज हो गई, न्यू कंपनी बन गई ई लिमिटेड। ऐसे ही कुछ मुझसे पूछा भी गया था डाउट में, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल को देख के तो समझ गए होंगे कि यार वाकई में हम तो ऐसे कितने ही केस बना सकते हैं, और इसीलिए तो कंफ्यूजन आता है। वैरायटी है तो 7वां केस बन रहा है, ऐसे 70 केस में बना दूंगा, अभी क्लास में खड़े खड़े बना सकता हूं, और आप भी बनाएंगे मन ही मन में। तो फिर हमको तो इंड एज क्या कहता है भाई, जिसका कंट्रोल है वो एक्वायरर है। अब इतनी सी बात से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को कैसे सुलझाएंगे, तो हमने एक मापदंड तैयार कर लिया कि भैया हमको तो ये देखना है एक्वायरर कौन है, में न्यू एंटिटी फॉर्म हुई या नहीं हुई, कंसिडरेशन कैश में दिया या इक्विटी शेयर्स में। न्यू एंटिटी फॉर्म हो या ना हो, अगर कंसिडरेशन कैश में है तो जिसने कैश पे किया वो एक्वायरर है, और अगर न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं हुई है और कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स में है तो हमें प्री बीसी और पोस्ट बीसी परसेंटेज कैलकुलेट करके निकालना है। और अगर न्यू एंटिटी फॉर्म हुई है और कंसिडरेशन अगर शेयर्स में है तो जो बिगर कंपनी है वो एक्वायरर है। ये मैंने आपके दिमाग में मैप तैयार कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जब आप इस मैप को लगा, इस रोड मैप, ये जो मापदंड हमने तैयार की, इसको लगाकर जब आप आंसर निकाल लेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कंट्रोल उसी का आया जिसको आपने एक्वायरर कहा है। क्लियर? तो भैया न्यू कंपनी ए लिमिट ये हो गई। अब यहां पे कंसिडरेशन में कैश में दे देता तो फिर आपको तो बात ही खत्म हो जाती। कौन है बताओ, कंसिडरेशन कौन देगा? ये। कंसिडरेशन कौन देगा? ये। ऐसे तो जाएगा कंसिडरेशन, अरे सीओडी को जाएगा, और सीओडी के शेयर होल्डर कौन है? और भी सीओडी बंद होके ई कंपनी बना रही है तो ई लिमिटेड अपना कंसिडरेशन इशू करेगी। किसको करेगी? किसको? या तो डायरेक्ट एक्विजिशन होता, अगर सीधे मार्केट से शेयर खरीद लें तो उस केस में ए और बी को डायरेक्ट मिल जाएगा शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि सी लिमिटेड और डी लिमिटेड के शेयर होल्डर है ही कौन? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है ना? और सीओडी बंद भी हो जाती है, ठीक है, तो भी कंसिडरेशन अगर सीओडी को मिलेगा तो सीओडी अल्टीमेटली किसको देगी कंसिडरेशन? ए और बी को। हाँ या ना? तो ये सब चक्कर छोड़ो, इन्हीं चक्करों से बचने के लिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ई लिमिटेड ने मान लेते हैं यहां 500 शेयर इशू कर दिए, ठीक है, और यहां 200 शेयर्स इशू कर दिए। बस अब अपन कुछ भी ले सकते हैं। $500 शेयर इशू कर दिए और 200 शेयर इशू कर दिए। तो बताइए क्या न्यू कंपनी फॉर्म हुई? हां। क्या कंसिडरेशन शेयर्स में है? हां। तो बताएं कौन एक्वायरर होता है? जो बिगर कंपनी है। बड़ा कौन है देख लेते हैं भैया। 500 डिवाइडेड बाय 700 और 200 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100 बताएं। बता दे भैया कौन एक्वायरर है? ए लिमिटेड इज एक्वायरर। मैंने तो ये क्लियर कर दिया, ठीक। हो गया? तो यहां पर आने तक हमको एक बात अब अपने दिमाग में पहले फिट कर लेनी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये 7 रंगी इंद्रधनुष इस इंडेस की जान है। 90% इंडेस एक्विजिशन मेथड पर ही है। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन तो आखिरी में छोटे से रोल में आएगा, कमाल करके चला जाएगा, ठीक। और यहां पर हमें ध्यान रखना है कि 7 स्टेप्स की हमने बात की, उसमें पहली बात थी हु इज एक्वायरर। ये हमको आइडेंटिफाई करना है। एक्वायरर कौन है जिसका कंट्रोल आएगा, और एक्वायरर कौन होता है, उसके लिए हमने 4 मैक्सिमम केसेस बना लिए। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। बड़े आगे चलिए, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगली स्टेप क्या होगी? हु इज एक्वायरर के बाद अगली स्टेप क्या है? हाँ जी, लिखें स्टेप 2। स्टेप 2 पर हम आ गए हैं। पहला था आइडेंटिफाई एक्वायरर, और अब है आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन। आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, इसको हम डोआ बोलते हैं। हालांकि इसको हम एक और नाम देते हैं एक्विजिशन डेट, एडी।
एक्विजिशन डेट एडी। क्लियर? तो अब यहां पर हम आते हैं, इंड एस 103 कहता है एडी इज दैट डेट, लिखें, ऑन विच कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड। जो कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता है इस बिजनेस कॉम्बिनेशन में वो तो एक्वायरर है, और जिस दिन कंट्रोल आएगा वो एक्विजिशन डेट है, ऐसा ये कहते हैं। जिस दिन कंट्रोल आएगा वो एक्विजिशन डेट है, ठीक है ना। लेकिन इस एस में लिखे आगे, वन मोर टर्म डिस्कस्ड इन इंड एस 103। यहां पर जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एक शब्द और डिस्कस किया गया इंड एस 103 के द्वारा, सीडी। सीडी क्या है सर? क्लोजिंग डेट। सर ये क्या होती है सर? सीडी। मैंने क्या कहा आपसे कि जितने भी इंड एस है बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है हर चीज का। तो एक और डेट बताइए, क्लोजिंग डेट। सर क्लोजिंग डेट क्या होती है? मैंने कहा जी ये लो, क्लोजिंग डेट के बारे में समझो, डेट ऑन विच कंसिडरेशन इज ट्रांसफर्ड। हां सर एक बात तो समझ में आ गई, कंट्रोल तो अपनी जगह है, लेकिन सामने वाले को कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा ना, है ना। कंसिडरेशन किस दिन उसको दिया वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा एक बात बताएं, पूरे इस बिजनेस कॉम्बिनेशन में महत्वपूर्ण, अल्टीमेटली सारी चीजें कंसिडरेशन भी टिकी होती है ना यार, ठीक है। तो कंसिडरेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता बॉस। तो इंड एस कहता है कि भैया एक और डेट होती है क्लोजिंग डेट। हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक्विजिशन डेट निकालनी होती। पहली बार कंसोलिडेशन किस दिन होगा? एक्विजिशन डेट पर, ये तो कंफर्म है। जो एक्विजिशन डेट होगी उसी दिन कंसोलिडेशन होगा, उस डेट का महत्व है। तो एक और डेट होती अपना क्लोजिंग डेट। सर अब क्या करें फिर? तो भैया यहां पर 3 केसेस बन गए हमारे सामने, बन सकते हैं पॉसिबल। सर क्या क्या? एडी एंड सीडी सेम। जो एक्विजिशन डेट है, जिस दिन कंट्रोल आया उसी दिन कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया एक्वायरर ने एक्वायरी को, तो दोनों डेट सेम है, सेम, ठीक है ना। ये हो सकता है एडी प्रीसीड्स सीडी बिफोर। इसका क्या मतलब हुआ बताएं? एक्विजिशन कंट्रोल जो है आ गया आपका, कंट्रोल आपका आ गया, लेकिन कंसिडरेशन बाद में दिया, कंसिडरेशन बाद में दिया। और तीसरा केस बताया तो केस 1, ये 3 केस, एक सेकेंड, केस 2, केस 3, ये 3 केसेस यहां पर आ गए। एडी प्रीसीड सीडी, और क्या हो सकता है बताएं? एडी आफ्टर सीडी। मतलब क्या हुआ? एडी आफ्टर सीडी मतलब पहले पैसे दे दिए, हालांकि भारत है पैसे बोल रहा हूं मैं, कंसिडरेशन में भी इन कैश में भी इन काइंड, लेकिन अभी हम कंसिडरेशन क्या होगा उस पर तो अगली स्टेप पे, आगे वाली स्टेप पे आएंगे, चौथे नंबर पर, है ना। तो अभी तो हम बोलते हैं तो ये तो घोर कलयुग है, उसके अलावा भारत है, पहले पैसे, ये बहुत रेयरली होता है। लेकिन चलो एडी आफ्टर सीडी, ये 3 केसेस बन सकते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई समस्या नहीं है। सवाल में दोनों डेट सेम है, मतलब वो तो वही हो जाएगा, दिया होगा। सवाल कैसे बनेंगे उस पर भी आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है इस चीज का, ठीक है। अब हम यहां पर, अच्छा इसमें लिखें एडी प्रीसीड सीडी का मतलब वापस दिमाग में फिट करें, कंट्रोल पहले आ गया, कंसिडरेशन बाद में। तो मालूम ऐसा जनरली कब होता है? जनरली लिखें इट हैपन्स व्हेन देयर इज रिटर्न एग्रीमेंट। ये सारी बातें हम वही लिख रहे हैं जो इंड एस में डिस्कस की गई है।
रिटर्न एग्रीमेंट, बकायदा लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए यार। भाई एक बात बताइए, पैसे बाद में दे रहा है ना ये एक्वायरर, कंट्रोल पहले दे दिया उसने किसी ने आपको, और पैसे आप कंसिडरेशन बाद में दे रहे हो, तो कुछ लिखवा पड़ी तो होनी चाहिए ना यार यहां पर। तो जनरली इट हैपेंस व्हेन देयर इज रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन एक्वायरर एंड एक्वायरी, when there is return agreement between acquirer and acquiree। और ये तो मालूम क्या है, बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होता है। अरे पैसे देने वाले ने पैसे दे दिए, पैसे देने वाले ने पैसे दे दिए, ऐसा रेयरली होता है कि नहीं? अच्छा बताइए, कई बार कुछ ही लोग दिखते हैं लाइफ में से, अरे रख ले यार तू कर देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, तूने बोल दिया मैंने मान लिया यार। ऐसा बहुत रेयरली होगा, पर इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये केस, है ना। कई बार ये ट्रांजेक्शन होता है, कन्वीनियंस देख लेते हैं, भाई सामने वाली पार्टी पैसा कन्वीनियंट है दोनों, तो ठीक है हो जाएगा ऐसा ट्रांजेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इसमें जनरली इट हैपेंस व्हेन देयर इज रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन एक्वायरर एंड एक्वायरी। तो क्या हुआ देखिए इस केस में, एक्विजिशन डेट जो है वो आ गई पहले और क्लोजिंग डेट बाद में। इसको दिमाग में केस को फिट करना पड़ता है। एक्विजिशन मतलब कंट्रोल पहले आ गया, ठीक है, और कंसिडरेशन बाद में दिया जा रहा है। क्लियर? तो इस केस में क्या करना है और इस केस में क्या करना है, तो इसको हम समझते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं पहले यहां बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कि एक केस दिमाग में रखें, यहां पे इसको मैं अलग से बना लेता हूं। कई बार क्या होता है कि आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लिया, लेकिन ये दुनिया आपके अकेले कहने से थोड़ी चलती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन एक लीगल ट्रांजैक्शन है, और वो हो भी सकता है कि दो कंपनीज अगर कर रही हैं तो उस पर कई सारी अथॉरिटीज, उस पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑब्जेक्ट भी कर सकती है। आपको हो सकता है कोई सैंक्शन लेनी पड़े, कोई अप्रूवल लेनी पड़े। तो अगर कोई अप्रूवल का केस है, केस इन केस कोई अप्रूवल लेना है फॉर दिस ट्रांजैक्शन, फॉर दिस ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या लेना है बोलिए, कोई अप्रूवल लेना है। तो इंडेस कहता है कि वो अप्रूवल अगर मियर एक फॉर्मेलिटी है, लिखते जाएं अभी एक बार, थोड़ा सा यहां पे एग्जांपल के बाद ही समझ में आएगी जी, मियर फॉर्मेलिटी है और या फिर सब्सटेंटिव है, ये चेक करना पड़ता है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है कि नहीं साहब, बिना अप्रूवल जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। अप्रूवल लेने के बिना आपने कर लिया कुछ भी, कंट्रोल आ गया होगा आपका, हाँ आ गया कंट्रोल आपका, लेकिन नहीं, जब तक परमिशन नहीं आएगी उसका महत्व नहीं है, सब कैंसिल हो जाएगा एक दिन, ठीक है ना। तो ये भी चेक करना पड़ता है। तो सर ऐसे केसेस में करना क्या है, हमको वो देखना है। पहले कुछ जनरल एग्जांपल्स में लिखवाता हूं, ये नोट डाउन करें आप। जनरल एग्जांपल्स की अपन बात करेंगे, यहां पर लिखना शुरू करेंगे ताकि मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक जनरल आइडिया दे पाऊं चीजों का। एग्जांपल्स, अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज आ गई कि हाँ एक्विजिशन डेट क्या होती है भैया, जब कंट्रोल आता है। सर क्लोजिंग डेट क्या होती है भैया, जिस दिन कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हो। तो अब जब दो डेट आ गई तो आपको समझ में आ गया यार केस तीन बन जाएंगे, कोई बराबर दोनों सेम हो जाए या दोनों आगे पीछे हो सकती है। क्लियर? तो अब हमें करना क्या है, तो इंडेज। अच्छा, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई एक्विजिशन का ट्रांजेक्शन है, ठीक। अब इसमें मैंने लिखा रहा हूं एनए बी को खरीदा, वो हो गया, वो सारी चीजें हो गई, अब कुछ ना कुछ एक्वायर हुआ है बिजनेस, ठीक है ना। अब इसमें लिखें एक दिन निगोशिएशन स्टार्ट हुआ, निगोशिएशन स्टार्टेड। सर किस दिन हुआ, मैंने कहा भाई 1 जनवरी को ले लें, X1, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया,
एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया मान लीजिए 1 मार्च X1, ठीक। कंट्रोल ऑब्टेन हुआ, सपोज मान लेते हैं 1 मार्च X1 को ही, ठीक। उसके बाद एग्रीमेंट स्टेट्स दैट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम, हमें केसेस करने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट बातें क्वेश्चन में आ सकती हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 1/1 एक्वायरर entitles for profit from 1/1 कंसिडरेशन जो एक्वायरर एक्वायरी को देगा, कंसिडरेशन बेस्ड ऑन, थोड़ा सा सिंसियरली इस पे ध्यान देना है, कंसिडरेशन बेस्ड ऑन नेट एसेट्स, जिसको एक्वायर किया गया है उसकी नेट एसेट्स पर आधारित है कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन एक बेस्ड ऑन नेट एसेट्स, ठीक है, एज ऑन किस दिन की 1/1 व्हाट इज एडी, ये लिखे पहले, व्हाट इज एडी। अब ये आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे, एग्जाम में आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, लेकिन हमें टिके रहना है अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है। बताइए कंसिडरेशन कब ट्रांसफर हुआ, मेरा प्रश्न ये है आपसे। सर ये तो आपने दिया ही नहीं। भाई बातचीत कब शुरू हुई रिश्ते की? 1 जनवरी को। फाइनलाइज कब कर दिया? जो भी प्रक्रिया थी, देखना दिखाना सब हो गया, तो फाइनलाइज कब हुआ? 1 मार्च को। कंट्रोल कब आ गया? चलो 1 मार्च, मैं यहां पे 15 मार्च भी कर सकता था, लो चलो मैं इसको 15 कर दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, समझ गए? वो एग्जाम में डेट चेंज आ सकती है। उसके बाद एग्रीमेंट में क्या लिखा था मालूम? कि भैया ये एग्रीमेंट एक X1 से वो है, मतलब 2 महीने पहले से ही इफेक्टिव हो जाएगा। सर मतलब रेट्रोस्पेक्टिव है तो सर इसका मतलब जब मैंने अगर एक्वायरर 1 मार्च को किया मान लीजिए, तो मैं सारे चीजों के लिए एंटाइटल जो होगा प्रॉफिट्स के लिए, वो सब आगे से होगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन ये तो क्या कह रहे, नहीं जनवरी से सब कुछ तुम्हारा जनवरी से। आ रही बात समझ में? नेट और जो कंसिडरेशन कैलकुलेट हुआ वो भी कौन सी नेट एसेट पर हुआ? 1 जनवरी वाली। तो 1 जनवरी भी है, 1 मार्च भी, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा। आप तो पहले दिमाग लगाइए कि हमने बात क्या की थी। एक्विजिशन डेट होती क्या है? नहीं, एक्विजिशन डेट होती क्या है? जिस दिन कंट्रोल आता है, जिस दिन, बस बात खत्म हो गई। आंसर दे दीजिए फटाफट से। 1 मार्च X1, बात करें। ये कंट्रोल ऑब्टेन है यहां पे। एक्चुअली कंफ्यूज, पहली बात तो आप हो नहीं रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और दूसरी बात मैं भी क्या कर रहा हूं, ये करेंगे आपको, लेकिन इसीलिए तो हमें प्रोविजंस पढ़ना है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एज बनते भी तो इसीलिए ही हैं कि जब वैरायटी ऑफ केसेस बन सकते हैं, किसी चीज को लेकर 2, 4, 5 मत हो सकते हैं, तो एक स्टैंडर्ड तो देना ही पड़ेगा ना। तो इंड एज 103 ने क्लियर कट शब्दों में एक बात कह दी, भाई साहब ध्यान से सुन लें भाई साहब, क्या होगा कि जिस दिन कंट्रोल आएगा ना वो एक्विजिशन डेट है, बात खत्म। लेकिन एक क्लोजिंग डेट नाम का शब्द और दे दिया कि यार कई बार वो ट्रांजैक्शन का अंत कब होगा, बंद कब होगा, खत्म कब होगा, ताकि आगे की बात करें। तो वो क्लोजिंग डेट के लिए कहा कि भैया जिस दिन कंसिडरेशन ट्रांसफर होता है वो क्लोजिंग डेट है। और इस एक लाइन की वजह से इस जरा से पॉइंट में हड़कंप मच गया। आप लोग मुझे घूरने लग गए कि ये क्या बदतमीजी चल रही है ना। लेकिन 3 केसेस सामने बन गए, दोनों डेट सेम हो सकती है, कोई पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है। इसमें बाकी में करना क्या, वो क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। हर केस में मैं तो कहूंगा एक्विजिशन डेट इज, जो एक्विजिशन डेट वो है जिस दिन कंट्रोल आया, इन ऑल द केसेस। मैंने आगे कुछ ऐसा लिखवाया नहीं, मैंने तो केस बनाए केवल।
लेकिन यहां पर इंडेस ने अगेन सब्सटेंटिव वर्ड भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म से लिया गया है कि नहीं? सब्सटेंटिव मतलब अप्रूवल का रेलेवेंस है, महत्व है, ठीक है कि नहीं? सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, मान लो सारे रिश्ते तय हो गए अपने घर में, लेकिन फिर भी एक आखिरी बोली कि नहीं वो एक मिनट, वो जो अभी दादाजी नहीं है, सब कुछ है लेकिन दादाजी नहीं है, तो दादाजी की परमिशन के बिना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन टेंशन मतलब हम मना लेंगे उन्हें, हम मना लेंगे, तो इट्स मेरे फॉर्मेलिटी, तो मान के चलेंगे हो गया रिश्ता। लेकिन बॉस अगर दादाजी ने मना कर दिया ना तो हो गई नहीं, ध्यान रखना। आप मना लोगे क्या उनको? बताओ, नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते, हमारी तरफ से ओके, सबकी तरफ से ओके है, पूरे सब, हमको सब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इंतजार कर रहे, बेकरार है हम तो बस कि अभी ट्रांजेक्शन हो जाए। लेकिन दादाजी मना कर देंगे तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। और ये सब्सटेंटिव बात है, सब्सटेंटिव है, महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर नहीं होगा भैया, तो फिर इसका मतलब अप्रूवल की बातें आ गई। तो इस पर भी एग्जाम्पल एक लिखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो यहां पर एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैंने कल पहले भी कहा है क्लास में, कि इस क्लास में जब हम इंडेस 103 जैसे कंप्लीट कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करते जाएंगे, जब आप उसके बारे में, उसके जो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे, तो वो 100% आपसे हो जाएंगे। अरे एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा, देखिए, क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और ये लिख देंगे तो क्या नंबर मिल जाएंगे आपको? 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये तो 1 मार्क्स ऐसे लिख के आ गए। आपको ये पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। ये प्रोविजन की, ये जनरल लैंग्वेज है प्रोविजन की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन ये टॉपिक हमारा कोई भी टॉपिक हमारा खत्म होगा तो आपको स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही चाहिए, स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, तो उससे और लैंग्वेज पे कमांड आता है। लिखा यही सब है, और टेक्निकल वर्ड में चेंज भी नहीं करूंगा मैं। यहां पे एक्विजिशन डेट ही बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा डेट ऑफ परचेज, वो वर्ड ही जनरल वर्ड में यूज नहीं करूंगा, है ना? तो चलिए खैर, तो यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है, और दोनों मैन्युफैक्चरर हैं किसी केमिकल की, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, घबराना नहीं है, कि देखो बहुत सिंपल बात है, एक्विजिशन डेट क्या है, बात खत्म हो गई है, बात खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन ये क्या क्या करते हैं एग्जाम्स में, हमारे इंस्टीट्यूट वाले जो है ना, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि केसेस तो बना सकते हैं ना, वो आपके सामने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको अटिक रहना है अपने कॉन्सेप्ट पर। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल है ये दोनों कंपनी, इनके बीच में एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन हो गया, और इतना हम समझ पाए हैं अब आज तक कि भैया एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन है मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अब मुझे ये बताना नहीं कौन एक्वायरर है कौन एक्वायरी, वो काम हमारा अब एक बार हो गया है, ठीक है। इनके बीच में एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब मान लीजिए देयर इज सम कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परमिशन, अप्रूवल रिक्वायर्ड, कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। मैं थोड़े से भारी शब्द भी यूज करूंगा ताकि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए तैयार हो पाए। सर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी मतलब, अरे भाई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ तो कोई कमीशन बिठा दिया सरकार ने, यार ये दो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कुछ केमिकल कंपनीज हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो कि यार डिफेंस से रिलेटेड है, और ये दोनों मिल गई हैं, और बी लिमिटेड के तार तो टर्की से जुड़े हुए हैं। अरे जरा देखो तो सही ये हो क्या रहा है, हो सकता है। तो सब्जेक्ट टू सब स्क्रूटनी, देयर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, एंड अप्रूवल इज सब्सटेंटिव। ये मैंने लिखवा दिया वर्ड, अप्रूवल इज सब्सटेंटिव। स्क्रूटनी में मैं एक चीज और लिख देता हूं, वेदर ब्रीच ऑफ लॉ, ये तो समझते होंगे आप। अरे भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ, चलो ये टर्की से नहीं है, भारत की है, जो भी है टेंशन नहीं है, लेकिन ये तो चेक कर लो कि ये जो केमिकल कंपनीज है, पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल, अच्छा ये मालूम नहीं, भारत में कई सारे कानून है,
भारत में कई सारे कानून है, कितने कानून है लगभग, मुझे जहां तक ध्यान है 4-5 हजार कानून है, एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे 4-5 हजार कानून है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि हिंदुस्तान में इतने कानून हैं कि एट एनी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, हम कोई ना कोई कानून का उल्लंघन ही कर रहे होते हैं। जैसे एक कानून है नॉइस पॉल्यूशन एक्ट, इसे चिल्ला चिल्ला के जिसमें बोलता हूं ना, कई बार तेज आवाज में बोल नहीं सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन एक्ट है। इसीलिए आपने सुना होगा कि रात को 10 बजे बाद डीजे बंद हो जाना चाहिए शादियों में, कोई कानून है भाई। तो भाई ब्रीच ऑफ लॉ तो नहीं हो गया कोई, इन पर्टिकुलर कंपनीज पर कोई स्पेशल कानून एप्लीकेबल हो, भाई कंपनी पे कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही, और भी कोई स्पेसिफाइड एक्ट लग सकता है, तो वो एप्लीकेबल है और आपने कोई उसकी ब्रीच तो नहीं कर ली, तो अथॉरिटी लग सकती है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल केस, ठीक है। तो भैया अब क्या करें, तो अप्रूवल इज सब्सटेंटिव, ठीक है ना। अब बताइए कंट्रोल ऑब्टेन्ड, ये डेट लिखवा देता हूं मैं से, अच्छा कंट्रोल ऑब्टेन्ड की डेट में लिखवा देता हूं 15 मार्च X1, ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब इस सवाल को मैं और ऐतिहासिक बनाने के लिए निगोशिएशन स्टार्ट, खेलूंगा आपकी भावनाओं के साथ एग्जाम में, ये इस दिन हुआ, ये इस दिन हुआ, है कि नहीं, पहली बार तब मिले, घर वालों से बातचीत उस वक्त दिन हुई, अरे उससे कुछ लेना देना नहीं, कंट्रोल देखना था, है ना। अब बताइए व्हाट इज एडी, अब ये आपको तय करना है, क्योंकि मैंने क्लोजिंग डेट तो दी नहीं। अच्छा आप लॉजिकल सोचे, क्लोजिंग डेट क्यों नहीं दी, जब तक ये प्रोसेस चल रही है कंसिडरेशन की बातें ही नहीं होंगी भाई साहब। तब अप्रूवल क्या है यहां पर बताइए, सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मतलब सब्सटेंस। तो फिर जब तक अप्रूवल नहीं आ जाती तब तक कंट्रोल होते हुए भी एक्विजिशन नहीं माना जाएगा। और इस केस में ऑटोमेटिकली एडी, दिस इज एडी ना, एज पर द डेफिनेशन ये एक्विजिशन डेट है कि नहीं, हाँ है ना। लेकिन ये कौन सा केस बन गया बताएं, एडी प्रीसीड्स सीडी बना कि नहीं, ऑटोमेटिक वो केस बन गया, एडी प्रीसीड्स सीडी। तो फिर यहां पर सिंस आंसर इज एज पर द वो डेफिनेशन क्या था, अगर मैं बोलूं जिस दिन कंट्रोल आएगा साहब उस दिन एक्विजिशन डेट है, तो आंसर क्या आएगा आपका 15 मार्च। लेकिन नहीं, इंडेस यहां रुका नहीं था, केवल इंडेस ने कॉन्सेप्ट डाला क्लोजिंग डेट का, और उसने क्लोजिंग डेट का कॉन्सेप्ट डाला तो कंसिडरेशन आ गया, ठीक है। तो अब कंसिडरेशन तो हो गई नहीं, होगा क्या कंसिडरेशन ऐसे केस में, अच्छा मैं तो कहता हूं चलो कंसिडरेशन भी हो जाता, चलो कंसिडरेशन भी दे दें, कंसिडरेशन की भी कोई डेट दे दे, तब तक तो डेफिनेशन कौन सी चल जाएगी आपकी, कंट्रोल जिस दिन आएगा उसी दिन ना, कंट्रोल जिस दिन आएगा वही एक्विजिशन डेट है, बात खत्म हो गई वहां, तो वो केस हमने बना दिए दो। तो अब बताइए एडी इज दैट डेट ऑन विच अप्रूवल ऑब्टेन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई आपके, एडी उसी दिन होगी क्योंकि इंडेस से कहता है कि भैया एक्विजिशन डेट आपको वही लेनी है, यही होगा। ये ऑटोमेटिक केस बन गया एडी प्रीसीड सीडी का। आपके मन में ये आएगा कि सर इनमें करना क्या है, जैसे एडी प्रीसीड सीडी हो जाए, एडी आफ्टर सीडी हो जाए, इनमें करना नहीं है कुछ, अल्टीमेटली एक्विजिशन डेट वो डेट है जब कंट्रोल आएगा, वो तो बात खत्म हो गई। इन एनी केस वो बात खत्म हो गई, इन दोनों केसेस में कुछ सोचना नहीं था, मैंने तो केसेस बनाए केवल, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अगर कोई सब्सटेंटिव अप्रूवल है, बोलो कौन सी अप्रूवल, सब्सटेंटिव अप्रूवल अगर है तो फिर आपको वही डेट लेनी है जिस दिन वो अप्रूवल हो जाएगी, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि भाई उसके बिना वो ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हो सकता। क्लियर। तो सर फिर ये सीडी का क्या रिलेवेंस है, पैसे का कोई रिलेवेंस यहां नहीं है, पैसे वैसे का भाई रिलेवेंस पैसे का भी था और रिलेवेंस कंट्रोल का भी था। इस बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजेक्शन में दो ही चीजों का महत्व था, सबसे पहला महत्व कंट्रोल का था और दूसरा महत्व था कंसिडरेशन का। लेकिन कंसिडरेशन का महत्व दूसरा था, इसलिए इंडेस ने क्लियर कट कह दिया कि भैया एक्विजिशन डेट वो डेट है जिस दिन कंट्रोल आएगा, बात खत्म। लेकिन क्लोजिंग डेट का कॉन्सेप्ट देने की वजह से ये नाटक हो गया। अच्छा, क्लोजिंग डेट एक जनरल शब्द है, क्लोजिंग डेट एक जनरल शब्द है, ये ट्रांजैक्शन किस दिन क्लोज होगा बताएं, किस दिन पूरा माना जाएगा, जब अप्रूवल आ जाएगी, जब
ये अगर मैं क्लोजिंग डेट, एक जनरल वर्ड है ना, कंसिडरेशन ट्रांसफर, तो एक केस ले लिया था हमने क्लोजिंग डेट, ये ट्रांजेक्शन किस दिन क्लोज हुआ हुआ माना जाएगा। इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम तो मिलेंगे, तो क्या मिल गई ये? नहीं, मैं तो कहता हूं कंसिडरेशन भी कुछ दे दिया हो, पूरा आधा एडवांस जो भी दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कंट्रोल आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अप्रूवल रिक्वायर्ड है, और इंडेक्स बहुत क्लियरली कह रहा है कि अगर अप्रूवल सब्सटेंटिव है, क्या है, ठीक है, तो उस केस में आप फिर कंट्रोल वाली बात को भूल जाएं, उसमें फिर आपको अप्रूवल वाली डेट ही लेनी है। क्लियर? तो अब आपने क्या समझ लिया? पूरा सार क्या है इस कहानी का? इस कहानी का सार यही है, जिस दिन कंट्रोल आएगा, ठीक है, उस दिन एक्विजिशन डेट है, लेकिन क्लोजिंग डेट की कंसेप्ट की वजह से वो कंसिडरेशन जिस दिन ट्रांसफर होता है उसे क्लोजिंग डेट कहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट पे कोई चेंज नहीं आया। वो तो कंट्रोल जिस दिन आएगा वही एक्विजिशन डेट है, लेकिन अगर कोई अप्रूवल है, कोई अप्रूवल, और वो अप्रूवल मेयर फॉर्मेलिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ दो, भूल जाओ उसको, कंट्रोल आएगा उसी दिन एडी है। लेकिन अगर वो सब्सटेंटिव है, ठीक है, तो फिर उस केस में जब तक वो अप्रूवल नहीं आएगी, वो तब तक उस ट्रांजेक्शन को क्लोज किया हुआ, कंप्लीट किया हुआ नहीं माना जाएगा, और इसीलिए वो डेट ही एक्विजिशन डेट मानी जाएगी। ठीक है? अब मैं अगेन कहूंगा, हम इंडिविजुअल स्टेप्स पढ़ रहे हैं, तो मैं उन स्टेप्स को समझाने के लिए कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। अब मेरे मन में भी, सच कह रहा हूं, आपके मन में नहीं, जो तूफान आपके दिल में उठ रहे हैं वो मेरे दिल में भी उठते हैं, और आपके दिल में तो शायद एक एग्जांपल उठेगा, मेरे दिल में भी और 5 एग्जांपल है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो इतने डिस्कशन के बाद मैं आपसे सिर्फ 2 चीजें पूछूंगा। एक्वायरर कौन होता है, ये कैसे देखेंगे? बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में एक्वायरर कौन है जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है, पर हम कैसे अपना विजुअलाइज करेंगे चीजों को। हाँ, न्यू कंपनी क्रिएट नहीं हुई है तो क्या, न्यू कंपनी क्रिएट हुई है तो क्या, उनमें दोनों में 2-2 केस, दोनों में 2-2 केस, कैश कंसिडरेशन कैश में है या शेयर्स में है। कंसिडरेशन अगर शेयर्स में है तो चाहे न्यू कंपनी क्रिएट हुई हो या ना हुई हो, अल्टीमेटली जो कैश देगा वो एक्वायरर है। और अगर न्यू कंपनी क्रिएट नहीं हुई है तो उस केस में प्री बीसी और पोस्ट बीसी के परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और उस केस में हमें देखना पड़ेगा लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर भी हो सकता है और लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर नहीं भी हो सकता है। क्लियर? और अगर न्यू कंपनी फॉर्म हुई है और कंसिडरेशन शेयर्स में है तो जो जनरली जो बिगर कंपनी है वो क्या होगी, एक्वायरर। और इन सभी केस में मैं जब जब बोला हूं एक्वायरर होगी, एक्वायरर होगी, एक्वायरर होगी, एक्वायरर होगी, मतलब मैं उसमें आप चेक करेंगे ना तो कंट्रोल आएगा। ठीक है? और मैंने जितने केसेस लिए उसके अलावा अभी और भी केसेस बन सकते हैं, हम उस पर मना नहीं कर रहे, पर वो केसेस धीरे धीरे आपको परत खोलनी पड़ेगी। ठीक है? फिर हमने सीखा भैया एक्विजिशन डेट क्या होती है, जिस दिन कंट्रोल आता है, जिस दिन कंट्रोल आता है। ठीक है, ये फाइनल है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंटिव अप्रूवल सब्सटेंटिव है तो उस केस में वो डेट चेंज हो सकती है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर। अब आप मेरे साथ चलेंगे किस पर, बताएं, बोलो आगे क्या, आगे क्या, आप लोग सब बैठे हैं। हाँ जी, एक बार हम ऑनलाइन भी पूछ लेते हैं, आयुष हमारे साथ है ऑनलाइन में। भाई सब चीजें क्लियर हो रही है? यस सर। आयुष ने अच्छा म्यूट कर रखा है अपने आप। ओके, चलो, तो कैसा महसूस हो रहा है? अब आपको देखो क्या होता है, हम एक बहुत महान इंडेक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, और बहुत देर बाद उसको, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंडेक्स पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ हम ये भी सीख रहे हैं इंडेक्स पढ़ना कैसे है। ठीक है? क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटर यूज नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें, हम उस लेवल पे तो पहुंचे पहले। ठीक है ना? सवाल करना नहीं है यहाँ पे मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यार, मतलब जो पेपर का लेवल आ सकता है वो क्या एक्सट्रीम लेवल आ सकता है, मैं पता नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले जो कौन सी तारीख थी, उस दिन आपको तो खैर पता नहीं होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डे भी होता है, पता है कि नहीं? चलो, हाँ उसको पता है। चलो खैर, बर्थडे तो पता है अपना, वेरी गुड। वैसे कब कब बर्थडे हैं आप? क्या बात, मे बी 4 मार्च वाले हैं।
मेरा बर्थडे साल में एक बार आता है और पूरे दिन रहता है 4 मार्च, 4 मार्च। चलो अब आते हैं भैया स्टेप 3। स्टेप 3 क्या थी जरा देखें। यस, आइडेंटिफाई नेट एसेट्स। आइडेंटिफाई नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी ऑन DOA/AD। जरा चेक करके बताइए कि मैंने उस दिन आपको पिछली क्लास में जो आपको लिखवाया था उसमें स्टेप 3 में ए और बी पॉइंट कुछ लिखवाए थे। हाँ सर, आपने कहा था कि नेट एसेट्स में जो एक्वायरी है हम जब उसको टेक ओवर करेंगे तो उसकी जो नेट एसेट्स होंगी उसमें उसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी। तो एसेट और अगर लायबिलिटीज होंगी तो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डीटीए डीटीएल भी तो हो सकती है। तो इफ टैक्स की बातें होंगी सवाल में, अगर इस ट्रांजैक्शन में अगर टैक्स की बातें होंगी, कई बार लिखा हुआ जाता है सवाल में, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इतना मजा आता है उस शब्द को पढ़ के, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, इग्नोर टैक्सेशन। क्या लिखा आता है? हाँ, वैसे जीवन में इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को, इग्नोर करना गलत बात है, लेकिन वहां जब लाइन लिखी आती है तो इग्नोर टैक्सेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? तो लेकिन सवाल में टैक्स रेट है तो देयर में बी डीटीए डीटीएल, ये बात मैंने कही थी। और जब ये कहानी आ जाती है तो इंडेस 12 लग जाएगा, इंडेस 12। तो ये नंबरिंग सारी धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट इनकम टैक्स वाला एप्लीकेबल हो जाता है। और मैंने ये बात भी आपसे कह दी थी कि भैया इंडेस 12 लगता है कि सर फिर तो इंडेस 12 पहले पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो इंडेस 12 पढ़ लेते पहले, तो वहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फिर लगता 103 पढ़ लेते। अभी इस इंडेस 103 में इंडेस 109 का रेफरेंस आएगा, थोड़ी देर दिनों आने ही वाला है, इंडेस 109 का रेफरेंस आने वाला है, तो लगेगा अरे यार इंडेस 109 ही पढ़ लेते, तो वहां 109 में बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन डाल रखे। मतलब ये इंडेस में एक दूसरे का जो रेफरेंस है ना वो खूब आता है। मैंने ये कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इतना नहीं आता था, इंडेस में खूब आएगा, खूब। और फाइनल लेवल है तो डेफिनेटली वो मिक्स अप्रोच होनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया भी है, 4-5 इंडेक्स मिलाकर एमसीक्यूज बना दिए, तो बिल्कुल आ सकता है। तो लेवल, अपने को उस लेवल तक पहुंचना है और गारंटेड पहुंच जाओगे आप, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना? मतलब ये इंडेक्स में इधर उधर से आते, जैसे मतलब ये कैसा है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक छोटा सा, मतलब वो एक मैं जनरल बात बता रहा हूं, मतलब इसका अपने सिलेबस से रिलेशन नहीं है। एक व्यक्ति, एक जोक मान सकते हैं इसको अपन। एक व्यक्ति होटल में गया, तो होटल में गया तो फिर वो होटल में जाके सेटल हुआ, फिर वो नहाने चला गया। तो जब नहा रहा था वो, तो लिखा हुआ, मतलब ऐसी बाथरूम की दीवार पे लिखा था, इधर देखा उसने तो लिखा था उधर देखो, तो उसने उधर देख लिया। उधर लिखा था सामने देखो, उसने सामने देख लिया। सामने लिखा था पीछे देखो, तो उसने पीछे देख लिया। पीछे लिखा था ऊपर देखो, तो ऊपर देख लिया। ऊपर लिखा था नीचे देखो, उसने नीचे देखा। नीचे लिखा था यार इधर उधर क्यों देख रहा है, चुपचाप नहा ले। मेरी बात समझे कि ये बहुत सारी जगह लिखा हुआ होगा, ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो, हमें चुपचाप पढ़ना है। जहां जिसका जितना रेफरेंस आ रहा है उसको पढ़ लेना है। क्या हो गया, कुछ विशेष? अच्छा, ओ हो, चलो, ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट समय पर ही होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर है वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाल दिया गया है, रिवीजन के लिए भी। हम लोग, मतलब आपको रिवाइज करना है, किसी का छूटता है, जो भी हर दिन नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से वो यूट्यूब पर भी है, रिवीजन हो जाएगा उनका, है ना। चलो, तो स्टेप 3 पर आ रहे हैं, आइडेंटिफाई नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी, ठीक है, और टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दें,
कि एक एग्जाम्पल से मैं पहले इसको शुरू कर देता हूं। यहां पे लिखें, एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन हुआ, एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी ही दे रहा हूं मैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं यहां पर कि एक्वायरी क्यों लिया है? ये बात आपके समझ में आ गई? ये तो क्लियर है ना? अरे मैं नॉर्मली कोई बिजनेस खरीदने जाऊंगा तो उसी की तो नेट एसेट देखूंगा कि बता तेरी वर्थ क्या है, उसी के हिसाब से तो एक्वायरी की वर्थ के हिसाब से तो मेरा कंसिडरेशन होगा। तो आई थिंक आपको इस एक्वायरी शब्द में तो डाउट नहीं है सभी को। नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी, सर ठीक है, तो इसमें हम यहां पर दे रहे हैं आपको फॉर एग्जांपल पीपीई, अदर नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, ये बीवी, ये एफवी, बीवी मतलब बुक वैल्यू, एफ ये ना इसको हम कैरिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं, सीए, और एफवी मतलब फेयर वैल्यू। ठीक है, बीवी और सीए एक ही है, ठीक है ना? जो बीवी है वही सीए है, जो सीए है वही बीवी है। वैसे मैंने आपको बताया नहीं, मेरी एक वाइफ है, ऑब्वियसली वो भी सीए है, तो मेरे साथ तो ये है बीवी सीए है, ठीक है। और फेयर वैल्यू, ठीक है ना? तो ये यहां पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, से दिस इज 1000, दिस इज 500, दिस इज 800, ठीक है। यहां पे मैं कैश ले लेता हूं 100, ठीक है ना? करंट एसेट में कैश अलग से दे दिया मैंने ऊपर, मतलब आप चाहे तो लिख ले अदर देन कैश, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फेयर वैल्यू यहां पर हम दे लेते हैं 1200, यहां पर अदर नॉन करंट एसेट की 450, 450, करंट एसेट्स की 790, कैश की क्या लिखूं? कैश की फेयर वैल्यू, हाँ, हालांकि जरूरी नहीं है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि कैश की फेयर, कैश की तो वही होगी, ये सब सिखाया जाता है, ऐसा जरूरी है क्या? नोट फटा हुआ है ना, उसकी वैल्यू कम मिल सकती है बाजार में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। और वैसे जैसे एक दिन नोट बंद हुए थे ना, तो फेयर वैल्यू 0 हो गई थी, टाइम लिमिट दी थी, और नहीं तो फिर फेयर वैल्यू जो है फिर वो रद्दी है। खैर, तो ये पीपी है। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज यहां पे मैं आपको देता हूं से 600, और इसकी फेयर वैल्यू 620, से दिस इज 425, दिस इज 3, सपोज दिस इज 520, कुछ भी ले सकते हैं। तो इतना तो आपको पता होगा कि हाँ सर ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स। तो कैलकुलेट नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी, लेकिन प्रश्न क्या उठता है कि सर बुक वैल्यू पे ले या फेयर वैल्यू पे? तो अब यहां पर देखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं इस पहले वाले पॉइंट में, आज ऑफ एट एफवी। बताइए क्यों फेयर वैल्यू ली गई? वैसे हाँ, ये जितने भी इंडेज बने हैं, इंडेज का पूरा कंसेप्ट, एक जमाना था हम फेयर वैल्यू की बातें नहीं करते थे, ठीक है? लेकिन अब भैया जितने भी इंडेज बने हैं वो मैक्सिमम किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? फेयर वैल्यू पर, ठीक है? अच्छा, मैं पहले भी बता रहा हूं, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, वो सेम हो भी सकती हैं, पर इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट वैल्यू अलग है और फेयर वैल्यू अलग है। क्लियर? अरे किसी चीज का मार्केट ही ना हो, कोई एसेट ऐसी हो जिसका कोई मार्केट ही ना हो एक्टिव, तो उस केस में उसकी मार्केट वैल्यू तो बोल ही नहीं सकता, तो सर फिर फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर आपको मैं बताना चाहूंगा आज पहली बार कि इस पर भी इंडेस है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू इंडेस 113, इंडेस 113 मैंने आपको बताया। 110 में फर्दर कंसोलिडेशन है, 111 में ज्वाइंट अरेंजमेंट है, 112 में कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते तो उसका डिस्क्लोजर है। 110, 111, 112, 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू मेजरमेंट का पूरा इंडेक्स है, और उसमें कई सारी मेथड्स बताई गई कि ऐसे फेयर वैल्यू निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ये निकाल लो, वो भी सीखना है, कोर्स में भी है।
समझ रहे हैं? तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, मतलब मार्केट वैल्यू नहीं है तो भी फेयर वैल्यू कैसे निकालनी उसका पूरा इंडेक्स है। तो मैंने तो भी आपको देखो काम आसान कर दिया, मैंने फेयर वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इसलिए और एक और लॉजिक, एक बेसिक लॉजिक, मान लो मैं कोई बिजनेस एक्वायर करने गया और वहां पे मान रखी मशीनरी 1 लाख रुपए की, वो बोल रहा है मेरी मशीन 1 लाख की है। मैंने पूछा कैसे? बोले यार मैंने 4 लाख में खरीदी थी, 3 साल में 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, अब 1 लाख की। अरे मुझे तुम्हारी बुक वैल्यू से क्या मतलब, मुझे क्या मतलब भाई, मैं तो देखो ना मेरे हिसाब से उसकी वर्थ क्या है। तो फिर मैं बाजार की ओर देखूंगा कि बाजार में कितने में बिक सकती है, मेरे को ये कितना बेनिफिट देगी, मेरे लिए उतनी वैल्यू है इसकी। तो फेयर वैल्यू तो देखूंगा खरीदते वक्त तो भाई साहब, है ना। मुझे किसी चीज के लिए कंसिडरेशन देना है भाई, तो मैं उसकी फेयर वैल्यू तो देखूंगा, लॉजिकल भी है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कैलकुलेट नेट एसेट ऑफ एक्वायरी, ठीक है, और ऑब्वियसली एट फेयर वैल्यू। सर बुक वैल्यू का क्या रिलेवेंस है? फिर कोई रिलेवेंस नहीं हो, तो बैलेंस शीट वैल्यू है। तो सर इसकी अकाउंटिंग फिर फेयर वैल्यू पे होगी सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन की। तो मैं कहूंगा कि अकाउंटिंग तो स्टेप 7 में सीखेंगे, वो कैसे होगी वो तो आगे की बात है, लेकिन हाँ होगी फेयर वैल्यू पे ही होगी, जब इसीलिए तो वो निकाल रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो आगे की बात है ना। तो चलिए मेरे साथ साथ बता दें नेट एसेट्स क्या है। नेट एसेट्स अभी हमारा कोई फॉर्मेट बनाने का वो उद्देश्य नहीं है, यहां पे हमें सिर्फ अभी कैलकुलेशंस पे जाना है। तो बताएं क्या ले लूं मैं? 1200 प्लस 450 प्लस 790 प्लस 100 माइनस 620 माइनस 520। वो बहुत देर से कैलकुलेटर बेचारा अकेला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो एक सवाल कैलकुलेटर का उपयोग हो जाएगा इसी बहाने। 1400। तो बस ये 1400, चाहे आप लैक्स मान लें, करोड़ मान लें, ये किसी नेट एसेट है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्वायरर कौन है, एक्विजिशन डेट क्या है, और हमें नेट एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी है। क्लियर? मैं उस ऊपर वाले क्वेश्चन में वो मेरी पसंदीदा लाइन लिखवा रहा हूं, इग्नोर टैक्स, क्योंकि जब वो टैक्स आएगा ना, तो जो डीटीएल आएगा ना, तो फिर थोड़ी कहानियां नहीं। अच्छा एक बात पता है, मैं यहां डीटीएल दे देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। अरे डीटीएल का अमाउंट दे देता तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, आप उसमें एसेट्स में डीटीए जोड़ देते, लाइबिलिटीज में डीटीएल जोड़ देते, और एसेट माइनस लाइबिलिटी से नेट एसेट आ जाता। दिक्कत कब आएगी एग्जाम में? जब इसी क्वेश्चन में आपको डीटीएल कैलकुलेट करना पड़ जाए। तो कैलकुलेट करना पड़ जाएगा तो इंडेक्स 103 के क्वेश्चन में इंडेक्स 12 का तड़का लगा हो जाएगा, हाँ या ना। और फिर वहां पे लगता है कि यार अब हमको समझना पड़ेगा। तो जहां समझना है वो दिमाग में फिट करना है अपने। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं सुन लो, याद हो जाएगा आपको, रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो ये हो गया नेट एसेट निकाल ली हमने। तो जब भी हमें नेट एसेट निकालनी है तो कॉन्सेंट्रेट बोल लें हम, कंसंट्रेट करें या हम बोले हमारा फोकस पॉइंट क्या है इस नेट एसेट को लेकर, ठीक है। तो नेट एसेट को लेकर फोकस पॉइंट क्या है बताइए? किसकी होगी? एक्वायरी की होगी, ठीक है। कब होगी? डेट ऑफ एक्विजिशन पर होगी और फेयर वैल्यू पर होगी ऑफ एक्वायरी एट डोआ एट फेयर वैल्यू। ये हमारा फोकस पॉइंट है। 1 मिनट, और इसके अलावा डेफर्ड टैक्स भी आएगा, ये अलग से लिख देता हूं मैं, समझ गए क्या? डेफर्ड टैक्स भी आएगा, वो तो मैंने इस सवाल में डेफर्ड टैक्स नहीं लिया, ये बातें ध्यान रखने की हैं। और अब हम ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। नेट एसेट पढ़ा आसान था सर, ये पॉइंट तो ऐसा लग रहा है पहले पढ़ा हुआ है। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, आप इस कला में माहिर हैं। नेट एसेट निकालना आपको पता है, कई बार कई सवालों में आपने पहले निकाली हुई है, इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं था ये, है ना। अभी फिलहाल के लिए और ठीक है।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां पे कुछ दो बातें हमें ध्यान रखनी है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे कंसिडर करेंगे। सर क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटीज? सर हां, वो बचपन में एएस पढ़ा था 29, इंडेस 37, ठीक है। और इंडेमनिफिकेशन एसेट्स, बताइए जब भी हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन करेंगे, हम एक्वायरर निकाल लेंगे कौन है, हम डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे, उसके बाद हमें उस डेट पे कंसोलिडेशन चूंकि करना है और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो उसका कंपैरिजन नेट एसेट और कंसीडरेशन से ही होगा, पूरी स्टेप्स दिमाग में। तो नेट एसेट ज्यादा है, कंसीडरेशन से कम है, ज्यादा है, वो देखना पड़ेगा, हाँ है ना। तो नेट एसेट में एक्वायरी की सारी एसेट और लायबिलिटी आएगी, वो फेयर वैल्यू पे आएगी जो डेट ऑफ एक्विजिशन की थी, हाँ है ना। तो एक्वायरी की बुक्स में कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटी भी हो सकती है, एक्वायरी की बुक्स में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी भी तो हो सकती है। और कंटिंजेंट इंडेमनिफिकेशन एसेट समझते हैं आप? भाई आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आने वाली है, मान ले आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आने वाली है, और चलो मान लेते हैं कि भाई मान लीजिए मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, लेकिन ये मेरे एम्प्लॉई हैं और इनकी वजह से आई है, तो मैंने इनको बोला अरे यार तुम्हारी वजह से आई है, मेरे को तुमसे पैसे चाहिएंगे, तो काउंटर पार्टी हो गई है, काउंटर पार्टी काउंटर पार्टी काउंटर पार्टी, तो मैंने कहा भी पैसे चाहिएंगे, तो हो सकता है सर आप मेरे से ले लेना सर, कोई दिक्कत नहीं, पर सर मैंने कहा मेरे ऊपर लायबिलिटी 10 लाख की आने वाली है यार, सर मैं 10 लाख नहीं दे सकता सर, मैं 2 लाख दे दूंगा सर, अब बाकी आप नहीं तो गला काट लो मेरा, और तो क्या है, ठीक है ना। तो उसके बदले में जो मुझे मिलने वाला, इंडेमनिफाई करोगे ना, मुझे इंडेमनिफिकेशन लॉ में पढ़ा होगा आपने, तो उसके एवज में मुझे 2 लाख मिलने वाले हैं। तो ऐसी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्वायरी की बुक्स में हो सकती है, और ऐसी इंडेमनिफाइड एसेट्स भी, देखिए लायबिलिटी मतलब देना पेएबल है, और एसेट्स मतलब रिसीवेबल है, वहां लफड़ा करना ही नहीं है अपने, ठीक है ना। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो सकती है और कोई इंडेमनिफिकेशन एसेट्स हो सकती हैं। तो उसका क्या करना है, ऑफ एक्वायरी की ही बातें हो रही है, नेट एसेट की है ना भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को। एक्वायरी की बुक्स में जो एसेट लायबिलिटी है वो तो है ही नेट एसेट्स में ले ली, लेकिन ये 2 स्पेशल केसेस इस इंडेस में दिए गए। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सर इसका क्या करेंगे सर, ये बताओ आप। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, सर ये कोई एक्सेप्शन है क्या, देखते हैं। अच्छा बताओ, इसके अलावा बाकी सारी एसेट लायबिलिटी का क्या करेंगे? यस, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन नेट एसेट्स, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन नेट एसेट्स। तो सर इसका ट्रीटमेंट मींस व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इसका मतलब है वेदर इंक्लूडेड इन नेट एसेट कैलकुलेशन और नॉट। हम इन एसेट लायबिलिटीज को हम कैलकुलेशन, नेट एसेट की कैलकुलेशन में लेंगे या नहीं। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे पास सामने जब क्वेश्चन होगा इंडेस 103 का और हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे, तो एक्वायरी की बुक्स में हम एसेट और लायबिलिटीज में से हम नेट एसेट निकालेंगे। तो एक्वायरी की यहां पर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटीज या इंडेमनिफिकेशन एसेट्स हैं, उनका क्या करना है, उनको लेना है कि नहीं, ठीक है। तो सर अब सबसे पहले तो ये बताओ कि कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, क्योंकि हमको मालूम क्या याद होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, सबसे बचपन में देख सिखाते हैं, वो बुक्स में नहीं रिकॉर्ड नहीं करते और वो बैलेंस शीट के नीचे नोट में आती है, ये एक तो रटा देते हैं पहली बात। लेकिन पहली बार लायबिलिटी की डेफिनेशन है वो AS 29 में आई थी, और उसी AS में डिफाइन किया गया था कंटिंजेंट लायबिलिटी को, ठीक है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कंटिंजेंट लिखें, लायबिलिटी होती क्या है, पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग, सर इसका मीनिंग आप जनरल मीनिंग बता रहे हो क्या? नहीं भैया, क्यों जनरल बताऊं? इंडेस
37, फिर वही बात हो गई ना सर। इंड एस 37 पहले पढ़ लेते। अरे तो उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन का कुछ आ जाता है ट्रांजेक्शन कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, बताओ क्या अनसर्टेनिटी, क्या होगा, प्रोविजन बनाए ना बनाए, ठीक है ना। तो ये दिमाग से भुला दो। ये इंड एस में तो क्या है कि चुपचाप पढ़ते रहो। जो मैंने एक इंसिडेंट सुना ना, इधर देखो उधर देखो, कहीं मत देखो, तो चुपचाप अपना काम करते हैं। इंड एस 37 का जो रिलेवेंट पोर्शन है वो यहां देख लेंगे। कैन एनीबडी इन द क्लास जो मुझे बता पाए बिल्कुल थॉरोली कि हाँ सर कंटिन्यूड लायबिलिटी ये होती है। बस ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। हम आप लोगों ने AS29 पढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे छोटे छोटे जो इंड एस हैं वो AS 90% सिमिलर है ना। तो हमें मालूम होना चाहिए। चलो मैं बताता हूं क्या है, ध्यान से सुने। और मैं जो बोलूंगा ना अब इस क्लास में, मैं फिर कह रहा हूं वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। उस कहानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। ये जो बोल दिया ये फुल एंड फाइनल है और आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो इंड एस जो है ना 37 बोलता है कि भाई जो एक्चुअल में लायबिलिटी आपके ऊपर आ चुकी है वो तो एक्चुअल लायबिलिटी है, उसको तो रिकॉर्ड करना ही करना है, वो तो बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो अभी आई नहीं है, आने की संभावना है। और उन्हीं लायबिलिटीज को जहां 100% नहीं होता, जहां आपके 100% तो लायबिलिटी होगी, एक्चुअली देना तो परचेस टू क्रेडिटर, परचेस टू क्रेडिटर तो लायबिलिटी में बात खत्म। क्या नाटक, काय का एस, काय का इंड एस, वो तो बेसिक बातें हो गई, ठीक है ना। लेकिन भैया यहां पर बात को समझेंगे कि 100% से कम है, मतलब आने हो लायबिलिटी के चांसेस हैं, तो उसको नाम दिया गया ऑब्लिगेशन। क्या नाम दिया गया, ऑब्लिगेशन, ठीक है। पहली बात तो एक जनरल वर्ड बता रहा हूं मैं, ये ऑब्लिगेशन इज एन इंग्लिश वर्ड, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नहीं है वो, ठीक है। और ऑब्लिगेशन में भी बताया गया भैया पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लिखिए जरा, लिखिए आप। इंड एस 37 के हिसाब से, इंड एस 37 के हिसाब से ऑब्लिगेशन शब्द दो तरीके का होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। अच्छा एक बात यहां तो ये तो जरूर कहूंगा कि जब इंड एस 37 पढ़ेंगे तो इस बात को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब और डिटेल में, पर कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या होती है भाई? जो 100% वाली बात होगी, 100% मैंने आपके दिमाग में डाल दिया तो एक्चुअल है ही, जो देना है वो तो देना ही है ना। तो सर जो कि नॉट प्रोबेबल है, नॉट प्रोबेबल है। सर नॉट प्रोबेबल को कैसे जज करते हैं? जजमेंट का खेल है, परसेंटेज आगे तो जजमेंट ही है। जो कि लेस और इक्वल टू 50% है। मैंने थोड़ा सा आपको इजी कराने के लिए एक परसेंटेज दे दिया। अगर बैलेंस शीट डेट पर मुझसे कोई बोले, मैं मैनेजमेंट से पूछ रहा हूं साहब ये ऑब्लिगेशन तुम्हारा केस वेस चल रहा है यार, ये केस तुम्हारा सेटल होगा कि नहीं, और केस तुम हार गए तो क्या होगा? बोले साहब पेनल्टी लग जाएगी खतरनाक। तो मैंने कहा भाई चांसेस क्या है? तो बोले साहब हारने के चांसेस जो है ना वो 50% है, उससे कम ही है, या तो कम है। तो एक बात ध्यान रखना, केस हारने पे लायबिलिटी आएगी, केस जीतने पे नहीं आएगी, इसीलिए मैं हारना बोल रहा हूं, है ना। तो लेस पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, लेस और इक्वल टू 50% चांस है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो ऑलवेज कंटिंजेंट लायबिलिटी ही होती है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमेशा कंटिंजेंट लायबिलिटी ही मानी जाएगी, ऑलवेज कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या ये बात क्लियर हुई? और अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो इंड एस 103 कहता है, इंड एस 103 कहता है कि इन एक्विजिशन अकाउंटिंग, हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं बोलिए? हम एक्विजिशन मेथड पढ़ रहे हैं। जब भी एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन के ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है ना, तो एक्विजिशन मेथड लगेगी। उसी की 7 स्टेप्स हम पढ़ रहे थे, उसी में ही आया स्टेप नंबर 3 नेट असेट्स। और नेट असेट में लायबिलिटी की बात हो रही, कंटिंजेंट लायबिलिटी की। तो इन एक्विजिशन मेथड, इन एक्विजिशन मेथड
ये नॉट कंसीडर्ड, ये तो नहीं लेंगे साहब। मतलब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसमें एक्वायरी की एसेट लायबिलिटी दे रखी है और एक्वायरी की एसेट और लायबिलिटी में एक के साथ एक इंफॉर्मेशन दे रखी कंटीजेंट लायबिलिटी की, और वो कौन सी ऑब्लिगेशन है बोलना, अगर वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो नहीं लेना है, वो छोड़ देंगे। हमने उसको एक्वायर कर लिया पर उसकी जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है हम अभी फिलहाल नहीं लेंगे। सर आगे, अब आगे तो ले सकते हैं, तो आगे फिर इंडेक्स 103 थोड़ी लगेगा। इंडेक्स 103 आज अभी इसी वक्त अभी की अभी, जैसे सिंघम बोलता था ना अभी की अभी, वैसे अभी लग रहा है बस ये इक्वेशन डेट पर। क्लियर हो गई क्या ये बात, है ना। अब आपने सीखा कि भाई पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमेशा 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 कंटीजेंट लायबिलिटी है। अब आती है बात प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, वो होती है प्रोबेबल। क्या होती है, प्रोबेबल। और इसको मैं एक ऐसे शब्द से जोड़ता हूं जो शायद आपने कहीं ना कहीं मैथ्स में या कहीं पढ़ा होगा, मोर लाइकली देन नॉट। नहीं होने से होने के चांसेस ज्यादा, नहीं होने से होने के चांसेस ज्यादा, मोर लाइकली देन नॉट। ठीक है, आ रही बात समझ में, मोर लाइकली देन नॉट मतलब लाइबिलिटी आने के चांसेस ज्यादा है, लाइबिलिटी आने के चांसेस, ऑब्लिगेशन आने के चांसेस ज्यादा है। मतलब सर ऐसा लिख दूं क्या, मैंने कहा लिख दो। ये परसेंटेज कोई इंडेक्स नहीं बताता है, ये मैं आपके केवल एक समझ के लिए बता रहा हूं। ये केस टू केस जजमेंट होता है। हालांकि सवाल में, हां ये भी मैं कहूंगा, सवाल में अगर ये परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी देते तो फिर ये परसेंटेज अप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन इंटर लेवल में AS29 में आप पढ़ते भी थे कि 15 केस चल रहे हैं और हारने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है 0.3 है, तो वहां यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी कब होती है, दिस ऑब्लिगेशन लिखें इज contingent liability if outflow not probable, और ये और है यहां पे, और FV not reliably measured। वैसे एक बात यहां पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर भी करना चाहूंगा कि इस इंडेक्स में जो प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा, जिसे हम सवाल टाइप कहते हैं, या थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो अगली स्टेप में बढ़ जाएंगी, कंसिडरेशन ट्रांसफर, कंसिडरेशन, क्योंकि वहां कंसिडरेशन की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा वो तो कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी वहां पर आपको और धीरे धीरे बढ़ेगा। FV नॉट रिलायबली मेजर्ड, ये आपको मालूम याद होना चाहिए। अगर कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब जिसके आने के चांसेस 50% या उससे कम है, तो वो तो हमेशा कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब उस ऑब्लिगेशन वो प्रोबेबल है, मतलब उसके आने के चांसेस, ऑब्लिगेशन के आने के चांसेस 50% से ज्यादा है, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी तभी है जब या तो हमें आउटफ्लो का पैसा जाएगा ये पता है, ठीक है ना, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे, उसे मेजर नहीं कर पा रहे, और या फिर हमें इसी का श्योर नहीं कि जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना जाएगा कुछ मालूम नहीं है। तो इसका मतलब एक बात बताइए, यहां और लगा है, तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो क्या होगा, मान लो आउटफ्लो भी प्रोबेबल है और फेयर वैल्यू मेजर भी हो गई, तो यस प्रोविजन बना लेते थे हम, याद आ गया। तो प्रेजेंट पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमेशा क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी, बात खत्म। लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में अगर आउटफ्लो का पता है कि होगा, पैसा जाएगा, ये पता है, हमें मालूम है पैसा जाएगा,
भाई होने के चांसेस 50% ज्यादा है। हमने अपने मैनेजमेंट से पूछा भैया वो केस चल रहा है क्या हुआ, तो बोले साहब अभी वकील साहब से पूछ के बताता हूं। हम तो ऑडिटर हैं, मैनेजमेंट, एडवोकेट। वकील साहब ने बोला अरे भाई हार रहे हो, मेरे हाथ जोड़ ले अपनी अरे तुम्हें बस गए, तुम समझ लो 70% चांस से हारने के मैं कोशिश कर रहा हूं अभी भी, लेकिन तो 70% चांस से हारने के मतलब ऑब्लिगेशन प्रोबेबल है, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हो गया। अब हार रहे हो ये तो क्लियर हो गया। हमने बोला भैया बताओ क्या पैसे देने पड़ेंगे, हाँ कुछ तो देना पड़ेगा। वकील ने क्या बोला, मालूम होता है ना किस पे क्या लगना है पेनल्टी, हाँ इतना कुछ तो देना ही पड़ेगा, प्रोबेबल है वो चीज, देना पड़ेगा, माफ हो सकता है नहीं नहीं कुछ तो देना पड़ेगा। और कितना भाई, आपको पता होगा कईयों की पेनल्टी डिस्क्रिशनरी होती है, कई पेनल्टी डिस्क्रिशनरी होती है कि लगाना चाहे तो लगाए नहीं तो नहीं लगाए, और कई पेनल्टी का अमाउंट कानून में फिक्स भी होते हैं कि इतनी देनी पड़ेगी, हाँ है ना, रेंज भी होती है। तो कहने का मतलब है रिलायबली मेजर्ड है, रिलायबली। तो अगर प्रेजेंट पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो हमेशा कंटीजेंट लायबिलिटी है, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और आउटफ्लो प्रोबेबल है और रिलायबली मेजर्ड भी है तो फिर वो कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं होती है, उसका प्रोविजन बनता है, पर हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा पॉइंट यहां पर कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, कि कंटीजेंट लायबिलिटी को लेना कि नहीं लेना। अगर प्रोविजन बनता था, सुनना ध्यान से, अगर किसी पे प्रोविजन बनता था, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था जिसका आउटफ्लो प्रोबेबल था और जिसका रिलायबल मेजरमेंट था, वो कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, तो उसका प्रोविजन बनेगा, तो वो तो एक्वायरी वो प्रोविजन बना ही लेगा खुद ही, और वो हम ऑटोमेटिक लायबिलिटी में ले ही लेंगे, उसमें तो चर्चा ही कहां है। जब हम नेट एसेट निकाल रहे हैं एक्वायरी की, तो सारी एसेट और लायबिलिटी जो है वो तो ले ही रहे ना। तो अगर कोई पॉसिबल कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक्वायरी की थी और उसके वो आउटफ्लो प्रोबेबल था, वो आउटफ्लो प्रोबेबल था और वो उसका मेजरमेंट भी होता था, हो चुका है, तो उसको उसका प्रोविजन बनाना ही था। नहीं बनाया होगा तो हमको बना के लेना पड़ेगा, पर हम उसको कंटीजेंट नहीं बोलेंगे, वो तो ओरिजिनल लायबिलिटी है। समझ में आ गई बात, इसलिए चर्चा उस पर नहीं है। तो इंड एस कह रहा है भाई साहब कंटीजेंट लायबिलिटी अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और उसमें दोनों में से कुछ भी हो गया, या तो आउटफ्लो पता नहीं, आउटफ्लो पता ही नहीं क्या होगा, तो फिर फेयर वैल्यू की बात ही खत्म हो गई। और जो आउटफ्लो होगा ये तो पता है, ठीक है, उसको छोड़ो, पर फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रही, तो उन दोनों ही केस में उसे क्या मानेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आपको ये बात क्लियर हुई, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमेशा क्या होती है, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या हमेशा कंटीजेंट लायबिलिटी है, नहीं, वो एक्चुअल लायबिलिटी हो सकती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को कंटीजेंट लायबिलिटी बनाना है तो वो क्या होना चाहिए, अच्छा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती क्या है, जिसके चांसेस होने के 50% से ज्यादा है, प्रोबेबल है, ठीक है ना, और वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए पहले, तो उसके बाद वो कंटीजेंट लायबिलिटी तभी होगी या तो हमें आउटफ्लो का पता नहीं, या तो हमें फेयर वैल्यू पता नहीं। समझ गए, फिट करना है दिमाग में। तो फिर ऐसा केस आ गया, एक्वायरी की बैलेंस शीट में ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट नहीं नोट्स में है, तो इंडेस कहता है, लिखें इंडेस 103 इस पे कहता है कि भाई साहब ये ऑब्लिगेशन तो प्रोबेबल है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोबेबल है। इंडेस 103 कहता है कि दिस शुड बी इंक्लूडेड इन नेट एसेट कैलकुलेशन। भले ही एक्वायरी ने उसे अभी कंटीजेंट लायबिलिटी मान रखा है, भले ही एक्वायरी ने अभी उस कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब एक्वायरर की बुक्स बनेगी, एक्विजिशन मेथड लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जब हम नेट एसेट निकालेंगे तो हम तो ये लायबिलिटी को एक लायबिलिटी मान के रिकॉर्ड कर लेंगे आज, नेट एसेट्स, ठीक है, क्योंकि इंडेस जा रहा है सत्य की तरफ, फेयर वैल्यू, वो ट्रांजैक्शन क्या है आज, प्रोबेबल है, क्या है आज वो, तो फिर उस केस में उस लायबिलिटी का हम मेजरमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, नॉट रिलायबली मेजर्ड है, तो हमारे पास इंडेस है फेयर वैल्यू मेजरमेंट का। अब अगर इसी सवाल में मैं यहां पर, इसको सवाल करने की जरूरत नहीं है, इसी सवाल में मैं आपको यहां पे तड़का लगा देता तो आप समझ गए क्या हो रहा है। मैं आपको यहां पर देता कि भाई एक्वायरी की कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है 100 रुपए की, है ना, और कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो कि कंटीजेंट लायबिलिटी है 500 रुपए की, तो क्या करते आप, 100 को तो नहीं लेते पर 500 रुपए लायबिलिटी में जुड़ते और नेट एसेट्स में आ जाते।
ये मैं समझाना चाह रहा हूं आप, ठीक है। और हमारा आखिरी डिस्कशन जो आज के लिए होगा, जिससे आपको आखिरी वर्ड्स डिस्कशन सुनकर खुशियां होती है क्लास कि चलो अब क्लास खत्म होगी, अब ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे लोग कि चलो अब अच्छे से पढ़ते हैं। अभी तक तो क्या लगता था, आलस आ रहा था ना, आता है टाइम थोड़ा सुबह सुबह का इसलिए ना, क्या लगता है, तो है यार, अब क्या करें, पढ़ना तो बहुत है। इंडेमनिफिकेशन एसेट्स, सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दो। नहीं, हर चीज कॉपी में नहीं लिखी जाती, कुछ दिमाग पे लिखनी पड़ती है। कॉपी पे नहीं, दिमाग पे लिखो, ठीक है। इंडेमनिफिकेशन एसेट्स क्या होती है मैंने बताया था आपको। ये जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आई है आपके पास, ये आपको पे करना पड़ सकती है, यही तो बात हो रही है। तो यार कोई ऑब्लिगेशन है तो हो सकता है ना उसके एवज में कहीं से कुछ रिसीवेबल भी हो, तो वो इंडेमनिफिकेशन एसेट्स कहलाती है। जो किसी लायबिलिटी, जो कोई लायबिलिटी आपके ऊपर आई है, उस लायबिलिटी के एवज में आपको कहीं से मिलने वाला है कुछ, थर्ड पार्टी, काउंटर पार्टी से, ठीक है। भाई हो सकता है ना कि आपकी वजह से मेरे ऊपर लायबिलिटी आ रही है, तो मैं आपसे बोलूंगा मेरे को 2000 पैसे आप, तो फिर वो डिपेंड करेगा आप पे। भाई मेरे एम्प्लॉय की वजह से, मान लीजिए कोई, मैंने एम्प्लॉय को बोला यार एक काम कर, तेरे को मैंने राइट दिया, तू डील करा कर कस्टमर से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई इसकी गलती से कस्टमर चला गया और उल्टा मैंने कोई गलत व्यवहार कर दिया, तो मेरे पे कोई कानून लग गया, मानहानि का दावा कर दिया उसने मेरे ऊपर, और मेरे को उसमें 2 लाख की पेनल्टी लग गई। अब या तो मैं इसको छोड़ दूंगी, चाहिए कोई बात नहीं यार, लेकिन मैं बोला नहीं यार गलत बात है, तो हो सकता है ना मैं इससे कुछ लूं, पूरा भी ले सकता हूं। तो अब इंडेस कहता है भाई अगर एक्वायरी की आप नेट एसेट निकाल रहे हैं, और एक्वायरी की नेट एसेट निकालते वक्त, उसकी औकात वर्थ निकालते वक्त, अगर उसकी एसेट्स एग्जाम क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भैया इसकी कंटिन्यूइंग लायबिलिटी थी, तो वो तो कब लेनी हो क्लियर हो गया। अब उससे रिलेटेड कोई एसेट थी तो उसका क्या करना है, उसको लेना है कि नहीं लेना है। तो उस केस में क्या होना चाहिए बताइए। मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है कि ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कंटिजेंट लायबिलिटी ली है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये वाली लायबिलिटी थी जो कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, है ना, मुझे मालूम है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी है, और मेरे को लग रहा है कि वो आपकी वजह से आएगी मेरे ऊपर, और आपने बोला सर आएगी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से ले लेना। तो जब मैंने ऊपर लायबिलिटी नहीं ली तो नीचे में एसेट भी नहीं लूंगा, कॉमन सेंस है ये तो, है ना। और अगर मैंने लायबिलिटी ली है, लायबिलिटी ली है, इज दिस क्लियर। अगर मैंने लायबिलिटी ली है तो फिर एसेट भी लूंगा, लेकिन मैक्सिमम उतनी लूंगा जितनी लायबिलिटी है। इंडेस कहता है मैक्सिमम उतनी लेनी जितनी लायबिलिटी है। सर मतलब, अरे मेरा नुकसान 2 लाख का था, मेरे ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन 2 लाख की है, जो कि मेरी कंटिजेंट लायबिलिटी है। मैं फिर कहूंगा जो पॉसिबल, मैं फिर कहूंगा इसको दिमाग में फिट करें, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमेशा कंटिजेंट लायबिलिटी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमेशा कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का आउटफ्लो होने वाला है, हमें क्लियर है, और फिर मेजरमेंट हो गया उसका, तो फिर वो तो एक्चुअल लायबिलिटी हो जाती है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो हमें नेट एसेट में नहीं लेनी है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हम नेट एसेट में लेते हैं। जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटिजेंट लायबिलिटी है वो नेट एसेट की कैलकुलेशन में आएगी एज पर इंडेस 103, ऐसे लायबिलिटी आएगी कि नहीं। तो उसके बदले में मान लीजिए वो लायबिलिटी मेरे ऊपर 2 लाख की है, मेरे को आपसे 50 मिलने वाले हैं, तो मैं 50 रुपए की इंडेमनिफिकेशन एसेट लूंगा या नहीं। आपने बोला 2 लाख के बदले में 2 लाख ही दे दूंगा सर, तो मैं 2 लाख ले लूंगा। लेकिन आपने बोला 2 लाख के 2.5 लाख दे दूंगा, तो ये इम्प्रैक्टिकल केस है। बात यहां पे फेयर की बात नहीं सर, नहीं। वैसे तो देखो मैंने आपको एक चीज और सिखाई है, फ्यूचर में होने वाला लॉस रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है। फ्यूचर में होने वाले गेन्स को रिकॉर्ड जनरली नहीं करते हैं, ये प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था उसमें ये कहा था कि ये बीत गई ये बातें, ये प्रूडेंस खत्म हो जाएगा। जितने भी इंडेस कई सारे बन चुके हैं, बन रहे हैं, वो न्यूट्रलिटी की तरफ है। फ्यूचर गेन को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। सुन रहे हैं आप? खैर उस पर जाना नहीं है अभी, लेकिन ये तो कुछ, ये फ्यूचर गेन होना है भाई। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आज 110 का हो गया, तो दिख रहा है मुझे 110 का हो गया, तो मैं 10 का गेन रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, है ना। वैसे पुराने इसके हिसाब से नहीं करते, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, लेकिन फेयर वैल्यू पे आऊंगा तो मैं 110 पे ले सकता हूं। अभी ये तो बात अजीब नहीं होगी कुछ कि मेरे को आपसे 2 लाख लेने हैं सर, मैं, अरे सर छोड़ो ना यार, क्या छोड़, मैं 2.5 लाख दे दूंगा।
तो ये कोई फ्यूचर गेन वाली बात नहीं है, यहां पे ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि कोई 2 लाख के 2.5 लाख आपको क्यों देगा यार, नहीं देगा ना। पर दे दे, मान लो एग्जाम क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, और होते हैं कुछ लोग तो होते ही हैं, ठीक है। तो उस केस में लास्ट पॉइंट हम यहां लिख लेते हैं, इंडेमनिफिकेशन इन एसेट्स का क्या होगा, नेट एसेट्स कैलकुलेशन, इन नेट एसेट कैलकुलेशन इंक्लूडेड अच्छा मैं ऐसा लिखवाता हूं, एक मिनट, डिपेंड्स ऑन, इसमें फिर 2 केस बनाते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा, यहां 2 केस बनाने की यहां जरूरत नहीं है आपको। डिपेंड्स ऑन बना भी लिया तो डायरेक्ट 2 केस ये वाले लिख लेना। फिर बताइए किस बात पे डिपेंड्स है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्डेड contingent liability या not recorded, contingent liability recorded। ये contingent liability से ही रिलेटेड है ना। इंडेमनिफिकेशन एसेट का मतलब समझ में आ गया आपको, इंडेमनिफिकेशन एसेट्स है ना, तो इंडेमनिफिकेशन एसेट्स की बात हो रही है। तो ये इस बात पर है कि भाई वो जो नेट एसेट की कैलकुलेशन है उसमें वो कंटिंजेंट लायबिलिटी जिससे रिलेटेड एसेट मिलने वाली, जिससे रिलेटेड अमाउंट मिलने वाला है, वो इंक्लूड हुई है या नहीं। तो बताओ यहां पे क्या लिखूं, इफ नॉट इंक्लूडेड है तो क्या लिखूं, हाँ, इंडेमनिफिकेशन एसेट ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। मतलब मैं ये कहूं भैया कि कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन था जिसके मुझे 2,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, तो वो मैंने नेट एसेट में लायबिलिटी में नहीं लिया, और उसके बदले में अगर मुझे कोई मान लो 1,500 रुपए दे रहा है या 1,000 रुपए मिलने भी वाले, तो मैं वो भी नहीं लूंगा, ना तो एसेट में लूंगा ना लायबिलिटी में। आप इंडेमनिफिकेशन एसेट का मतलब समझे, संबंधित एसेट, उसी लायबिलिटी से संबंधित जो मिलने वाला है, लायबिलिटी के बदले में तो पे करना है, पर हो सकता है ना कोई थर्ड पार्टी से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो पहले से कि नहीं भैया ये गड़बड़ हुई तो मैं आपसे लूंगा। तो इसी प्रकार से यहां पर हम लिखेंगे इंडेमनिफिकेशन एसेट इंक्लूडेड, पर क्या जितना मिलने वाला है, जितना सामने वाला बोल देगा उतना अभी ले लूंगा क्या मैं, हाँ एस ने इस पे इंडेस ने इस पे वो डाल देगा, नहीं भैया सर पर एक्चुअल में मान लो बाद में ज्यादा मिल जाए तो ये तो हो सकता है ना। मान लो मेरा नुकसान, मैंने लायबिलिटी लिए 2 लाख की कि यार साहब मैंने तो कंटिजेंट लायबिलिटी थी पर इंडेस 103 में नेट एसेट की कैलकुलेशन में मैंने 2 लाख ले लिए, अब उससे संबंधित मेरे को तो 2.5 लाख मिलने वाले हैं सर, तो अभी तो 2 लाख ही लेना है, बाद में 50 मिलेंगे तो फिर ये इंडेस लगी कहां है, वो तो फिर बाद में, तो इनकम है ही, अरे हाँ ना, इनकम है ही ना। हम तो बात करें इंडेक्स 103, तो इंडेमनिफिकेशन एसेट इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट, किस हद तक, टू द एक्सटेंट एक मिनट थोड़ा सा, टू द एक्सटेंट क्या लिखूं आगे बोले, कंटिजेंट लायबिलिटी इज इंक्लूडेड, हाँ ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी है ना, कंटिजेंट लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी इंक्लूडेड। क्या ये लाइंस क्लियर हो गई, यहां तक हो गया। तो ये हमारी स्टेप 3 यहां खत्म हो जाती है। ये 2 एक्सेप्शनल पॉइंट हमें यहां दिए हुए थे इंडेस में, ठीक है। तो हमने सीख लिया भैया क्या, एक्वायरर कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका सीख लिया का मतलब देखो, कभी भी सीख लिया का मतलब 100% नहीं होगा, हम रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, रोज सीखते हैं। इवन सीए बनने के बाद सीखोगे आप, असली सीख तो वहीं से शुरू होती है, सीए बनने के बाद असली सीखना शुरू करोगे आप। प्रैक्टिकल लाइफ तो अलग ही होती है ना यार,
प्रैक्टिकल लाइफ तो क्या होती है, अलग ही होती है। अब एक्ट में जानबूझ के ये तो नहीं लिख सकते ना कि भैया असिस्टिंग ऑफिसर रिश्वत ले सकता है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लेकिन लिख दिया कि अगर ऐसा हुआ ना तो असिस्टिंग ऑफिसर खर्चा डिसअलाउ कर देगा। इसका क्या मतलब है मालूम? ले सकता है ना वो, यही तो होगा, उसको पावर दे दी ना आपने। और कई बार ऐसा नहीं लिखा हुआ था, कानून हम पढ़ते हैं तो, कि अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब उस पैसे में ज्वाइंट कमिश्नर का भी हिस्सा है। वो डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं, बिना कमिश्नर साहब की परमिशन के नहीं होगा, तो जो भी पैसा जाएगा वो दोनों में बटेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ तो दुनिया ही अलग है। खैर, कहने की बातें हैं। चलो, क्लियर हो गई क्या ये बात? तो हमने सीख लिया नेट एसेट। तो नेट एसेट तो एक्वायरर कौन है, एक्विजिशन डेट क्या है, नेट एसेट्स कैसे निकालना है, डीटीए डीटीएल कैसे कैलकुलेट होगा वो नहीं जानते, पर वो आएगा एसेट्स में, ठीक है। और नेट एसेट्स में किस बात पे फोकस रखना है, नेट एसेट्स एक्वायरी की होंगी, नेट एसेट्स डेट ऑफ एक्विजिशन पे होगी, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू पे होंगी, नेट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटीज आएंगी, और उसमें कंटीजेंट लायबिलिटीज पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाली नहीं आएगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली आएगी, ठीक है, बिल्कुल। और इंडेमनिफिकेशन असेट्स जो है ऑब्लिगेशन पे बेस्ड, कंटीजेंट लायबिलिटी पर बेस्ड होगी। अगर उससे रिलेटेड लायबिलिटी नहीं आई तो वो भी नहीं आएगी, और उससे रिलेटेड लायबिलिटी ली गई है तो वो असेट भी आएगी, लेकिन उसी लिमिट तक आएगी जितनी लायबिलिटी थी। बात खत्म, ठीक। तो अगली स्टेप जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी, जो कि कौन सी है बताएं? स्टेप, हाँ, नेक्स्ट स्टेप 4 होगी कंसिडरेशन ट्रांसफर। और यहां से, उसमें भी मैंने आपसे कहा था, याद हो तो, 7 स्टेप तो हैं। उस कंसिडरेशन ट्रांसफर में भी मैंने एक हिंट दे दी थी आपको कि इसमें स्पेशल पॉइंट्स हैं लगभग 7। वैसे मैं 6 कर दूंगा, वो तो मैं जोड़ दूं किसी को, तो मैंने तो वहां पे बड़े स्पेशल पॉइंट्स हैं। वो कैलकुलेशन, वो मेन कैलकुलेशन है इस इंडेक्स की, तो बस वो हम सीखेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक। चलिए।